का इल्जाम सीधे सीधे राजीव गांधी के ऊपर लगाया जा रहा था, जो प्रूव नहीं हुआ कभी, वो अलग बात है। और जो अखबार फोरफ्रंट में था वो था इंडियन एक्सप्रेस। लगातार वो खबरें निकलती थी, लगातार उन खबरों पे बात होती थी। हमारे पास एक ऐसी गवर्नमेंट थी जिसके पास 403 की मेजॉरिटी थी, लेकिन ना तो गोयनका साहब को गिरफ्तार किया गया, ना कभी इंडियन एक्सप्रेस पे ताला लगा, न कभी इंडियन एक्सप्रेस पे ईडी पहुंची, ना इनकम टैक्स पहुंचा, ना कुछ पहुंचा। आज कोई भी सोच ले, मुझे कुछ खास नहीं, अलग से नहीं कहना है, कोई भी सोच ले कि अगर कोई अखबार ये काम करने लगे तो उसकी क्या हालत होगी। अभी 2014 के पहले 2G 3G जो ये सारा कुछ चल रहा था, वो तो आप लोगों की भी मेमोरी में होगा, तो उस समय भी इंडियन एक्सप्रेस लगातार लिख रहा था, रिपोर्ट छाप रहा था। बताइए कितने ईडी के छापे पड़े हैं। आज जरा रफाइल पे एक अच्छी रिपोर्ट छाप दे इंडियन एक्सप्रेस पर, देखिए क्या होता है। अगर कोई नेता खड़ा होकर आर्मी से अपील कर दे आज कि सरकार गिरा दो, तो उसके ऊपर तो NSA लग जाएगी। यस, जयप्रकाश ने किया था, पुलिस से और आर्मी से कहा था विद्रोह करने के लिए। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी की, साल 1.5 साल में वापस ले ली, और उसके बाद डेमोक्रेसी वैसे ही फंक्शन करने लगी जैसे फंक्शन करती था। आप नेहरू के टाइम में जितने देश आज़ाद हुए हैं, 40s में, 50s में, इवन 30s में, देखिए हर जगह तानाशाही लागू हुई। यही चीज़ इमरजेंसी में भी की जा सकती थी कॉन्स्टिट्यूशन के साथ चेंजेस, बट वो बिल्कुल नहीं किया गया। 20वीं सदी के तानाशाह बेसिकली आपको वो विंडो देते हैं जिससे आप 21वीं सदी के तानाशाहों का चेहरा बहुत साफ पहचान सको। और आप बात कर रहे हो इंडियनाइजेशन की, आप खुद जो है जबरदस्ती अंग्रेजी बोलने की कोशिश करते हो, नहीं आता है, नहीं बोल पाते हो, वो एक अलग प्रॉब्लम है। तो ये इंडियनाइजेशन की जो पूरी बात है, ये सिर्फ कम्युनल एंगल से है। कम्युनलिज्म पे बहुत बात होती है क्योंकि वो दिखाई देता है, लेकिन कम्युनलिज्म की आड़ में असल खेल ये चल रहा है। यहाँ पर मुस्लिम राष्ट्र की मांग करना एक अपराध है, एग्री। खालिस्तान की मांग करना अपराध है क्योंकि खालिस्तान सिख राष्ट्र की बात करता है, एग्री। ईसाई राष्ट्र की मांग करना गलत है क्योंकि ईसाई धर्म पर हमारा देश किसी धर्म पर आधारित नहीं है, एग्री। फिर हिंदू राष्ट्र की मांग करना सही कैसे है? हमारे फोर फादर्स ने यह तय किया कि जो हुआ सो हुआ, हम किसी को गद्दार नहीं कहेंगे। सोचिए अगर नेहरू ने उस जमाने में रोज आरएसएस को गद्दार कहना शुरू कर दिया होता तो इनके लिए सर छुपाना मुश्किल हो जाता। आरएसएस के करोड़ों रुपए आते और जाते हैं, इतने बड़े बड़े महल जैसे ऑफिस बने हैं, बट आरएसएस इज नॉट रजिस्टर्ड। नरेंद्र मोदी क्लेम करते हैं कि आरएसएस दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ है। मैं आपसे कहता हूं कि दुनिया का सबसे छोटा एनजीओ बनाने की कोशिश कीजिए, कागज के पेट भरते भरते आपका दिमाग खराब हो जाएगा। अगर बच्चों के एजुकेशन के लिए काम करने वाले एक एनजीओ को अपना सारा हिसाब किताब करना होता है, तो दुनिया की हर फील्ड में एक्टिव आरएसएस से, जिसके पास करोड़ों रुपए आते जाते हैं, कोई हिसाब किताब टैक्स ये सरकारें क्यों नहीं लेती हैं? ये एक बड़ा सवाल है। और ये सिर्फ मोदी पे सवाल नहीं है, कांग्रेस को लोग कहते हैं, तो मैं उनसे भी पूछता हूँ कि 70 साल आपका शासन था, आपने जबरदस्ती रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं करवाया? हिंदू मतलब तो कट्टर हिंदू नहीं। अमेरिका थप्पड़ मार रहा है, चीन थप्पड़ मार रहा है, इसलिए मोदी जी से विनती है कि वो रिटायर हो जाए, वो रिटायर हो जाए, वो रिटायर हो जाए। चुप कर बे। दोस्तों, आज के गेस्ट के लिए कोई मैं लंबी चौड़ी या फैंसी इंट्रो देने का स्टंट बिल्कुल ट्राई नहीं करूंगी, क्योंकि वो खुद एक भाषाविद हैं, a prominent author, poet, historian, a credible YouTuber of the credible history fame, Mr. Ashok Kumar Pandey. Thank you. Sir, thank you so much for your time. आप आए, आपका मतलब I feel honored that you are here on that. Thank you, and you are running a great channel, so I came here. थैंक यू सर। सर, आपकी मैं शुरुआत यहाँ से करना चाहती हूँ। आपकी जो ये किताब है 20वीं सदी के तानाशाह जी। सबसे पहले मैं इसके टाइटल के बारे में आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये कोई आपको रैंडमली ये थॉट हिट किया, या फिर आजकल के सोशो पॉलिटिकल सिनेरियो या जो हमारे नेतृत्व जिस टाइप का चल रहा है, उन्होंने आपको प्रेरणा दी? मेरा इंटरेस्ट नेशनल पॉलिटिक्स में है और उतना ही इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में है। जो लोग मुझे देखते हैं जानते हैं, तो पूरी दुनिया में मैंने देखा कि एक बार फिर से एक टाइम था जब हम लोग यंग हो रहे थे, तो डेमोक्रेसी था जिसको लेके हर जगह बात होती थी, डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स, और लिबरलिज्म चाहिए, और आज़ादी चाहिए, औरतों की आज़ादी, लेबर की आज़ादी, सब लगातार बात चल रही थी। फिर अचानक से आप देखते हो कि 90s के बाद चीज़ें बदलनी शुरू होती हैं, थोड़ा बहुत अपने देश में, विदेश में भी, और डेमोक्रेसी का गाब पहन के, डेमोक्रेसी का कपड़ा पहन के बहुत सारे ऐसे शासक आते हैं जो बेसिकली डिक्टेटर हैं।
जो आते तो हैं इलेक्शन में इलेक्ट होके, लेकिन बेसिकली उनका पूरा बिहेवियर, उनका तरीका जो है वो डिक्टेटर का है। तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसा कैसे हुआ कि डिक्टेटर्स दोबारा पैदा होने लगे। तो उसके लिए ज़रूरी था ये समझना कि पहले वाले डिक्टेटर कैसे हैं। अपने देश में जो चल रहा है उस पर तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। अपने देश में जिस तरह का लगातार हमने देखा है, जर्नलिस्ट को गिरफ्तार किया जाना, एक्टिविस्ट को गिरफ्तार किया जाना, बात बात पे ईडी पहुंच जाना, कभी कुछ होना, तो अब है कि नहीं डिक्टेटरशिप ये तो लोग तय करेंगे, लेकिन खतरा तो कम से कम है ही। यहाँ उस तरफ बढ़ते हुए तो दिख ही रहे हैं। तो डिक्टेटरशिप कैसे आती है, उसमें जनता के साथ क्या होता है, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है बड़ा अच्छा है, आ जाए तो क्या हुआ। जब जर्मनी में भी आई थी तो बहुत सारे लोगों को लगा था बड़ा अच्छा है डिक्टेटरशिप। हिटलर के पास अच्छा खासा सपोर्ट था, 30% से ज़्यादा का सपोर्ट था उसके पास पहले से भी, और बाद में और बढ़ गया। तो मुझे लगा पुराने डिक्टेटर्स को जरा खंगाला जाए तो हो सकता है लोग समझ पाएं कि नए डिक्टेटर्स कैसे बन रहे हैं और वो उनकी लाइफ को कैसे हेल बनाने वाले हैं। तो ये किताब लिखी मैंने। राइट। और मुसोलिनी के बारे में ये भी है, शायद आप बताएंगे क्योंकि आप हिस्ट्री में ज़्यादा रिसर्च भी रखते हैं, कि वो एक जर्नलिस्ट थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत पढ़ा लिखा था वो, एंड ही लव टू फ्लांट हिज लाइब्रेरी। वो जब दुनिया भर के लीडर्स आते थे, दुनिया भर के लोग आते थे, तो वो अपनी लाइब्रेरी में मिलता था। बताते हैं काफ़ी बड़ी उसकी लाइब्रेरी थी, 3-4 मिनट उस तक पहुंचने में गेट से, और उसके टेबल तक पहुंचने में 3-4 मिनट लोगों को लगता था। और लोग कई बार टेरिफाई हो जाते थे कि बाप रे इतना पढ़ा लिखा आदमी है। और महात्मा गांधी भी उससे मिलने गए थे और उसी लाइब्रेरी में महात्मा गांधी से भी वो मिला था। तो काफ़ी पढ़ा लिखा आदमी था, अपनी पढ़ाई लिखाई को फ्लांट करता था और जर्नलिस्ट था। और जब वो सोशलिस्ट जो पार्टी थी, उसने जब अपना अखबार उसको दिया तो उसने कहा कि आज से सारे आर्टिकल मैं खुद लिखूंगा। तो वो जो अखबार निकालता था उसमें सारे आर्टिकल खुद लिखता था वो। बट हाँ, जब तानाशाह बना तो जर्नलिज्म नहीं करने दिया, लोगों को रोक लगा दी, सारा कुछ किया। ओके। तो मतलब तानाशाह 5वीं फेल भी हो सकता है और हाईली एजुकेटेड भी हो सकता है। भी, और एक उनमें से शायद वो भी है, वो बॉक्सर ईदी अमीन वाज अ बॉक्सर। यस, ईदी अमीन वाज अ बॉक्सर। वो लगातार हैवीवेट चैंपियन रहा अपने यहाँ, और वो बिल्कुल इलिटरेट था। अपना नाम लिखने, बिल्कुल इलिटरेट था। वो ब्रिटिश आर्मी में भर्ती हुआ था और उसको अपना नाम लिखने भी नहीं आता था, और वो भी बना। तो एक तरफ मुसोलिनी है, एक तरफ आपका ईदी अमीन है, और एक तरफ आप तमाम लोगों को देख सकते हो। राइट। सर, आपको कहीं ना कहीं इनकी मतलब क्योंकि हम इतना ज़्यादा तो हम तो नहीं जानते हैं, बट आपने जो भी रिसर्च करी होगी, कहीं ना कहीं इनकी पर्सनल लाइफ या इनकी अपब्रिंगिंग में कोई कॉमनैलिटी आपने देखी है? ऐसी कोई कॉमनैलिटी? बहुत कॉमनैलिटी नहीं है, सबकी अलग अलग अपब्रिंगिंग है। अगर आप देखो तो हिटलर जो था उसका अपने फादर के साथ बहुत ख़राब रिलेशन था। मुसोलिनी का भी अपने फादर के साथ बहुत अच्छा रिलेशन नहीं था, लेकिन दोनों की खासियत है कि अपनी माँ से इनका रिलेशन बहुत अच्छा था। अपनी माँ को बहुत प्यार करते थे, माँ के मरने के बाद बहुत दुखी हुए। दूसरी चीज़ देखो तो हिटलर का जो पहला क्रश था, वो जो सौतेली बहन उसकी थी, उसकी बेटी से था, गेली उसका नाम था, जो उससे 20 साल छोटी थी। बाद में गेली ने खुद को गोली मार ली। मुसोलिनी का अगर देखो, हालांकि मुसोलिनी ने शादी की तो वो भी अपनी सौतेली बहन से था। उसके फादर ने दूसरी शादी की थी, और दूसरी शादी जो उसकी माँ थी, उनके पहले हस्बैंड से जो बड़ी लड़की थी, उससे उसने शादी की। बहुत सारी लड़कियों को धोखा दिया मुसोलिनी ने, बहुत हिंसक था। तो अलग अलग सबका है। स्टालिन का देखो तो उसकी तो धार्मिक पढ़ाई हुई थी, उसको तो एक ऐसे स्कूल में भेजा गया था जहाँ धार्मिक सीखना था, उसको चर्च में भेजा गया था पढ़ने के लिए। तो सबका अलग अलग है। किम इल सुंग का अपना अलग है। तो इसमें एक और तानाशाह है जो अमेरिका का बनाया हुआ तानाशाह है। ही वॉज एन आर्मी ऑफिसर। और चिली का मामला है, अलेंदे वहाँ से इलेक्शन जीत के आया। अमेरिका उनको पसंद नहीं करता था, सिंस ही वॉज अ लेफ्टिस्ट, तो उनको मरवाया गया, उनको ख़त्म किया गया, और वहाँ पर इसने कब्जा किया। और वहाँ के बारे में मज़ेदार बात यह है कि अमेरिका अपनी इकॉनमी में जो नहीं कर पा रहा था उस समय, एक्सपेरिमेंट करना चाहता था, वो सारे के सारे चिली में एक्सपेरिमेंट किए गए। तो सब अलग अलग कहानियां हैं, सब अलग अलग कहानियां। नार्सिसिज्म कहीं आपने देखा? नार्सिसिज्म भयानक होता है। आप देखो, हिटलर भी हिटलर बोलता है, मैं नहीं बोलता है। हम लोग आपस में बात करते हैं तो हम कैसे कहेंगे कि मैं ये कहना चाहता हूं, लेकिन हिटलर बोलेगा हिटलर ये कहना चाहता है, मुसोलिनी बोलेगा मुसोलिनी ये कहना चाहता है। और हमारे देश में भी कुछ लीडर्स हैं जो अपना नाम लगातार लेते रहते हैं। तो जो उनकी सेल्फ इमेज है वो उसके गुलाम है। उनको लगता है कि हमारी जो सेल्फ इमेज है वो बेस्ट होनी चाहिए, और उसको लगातार और ज़्यादा रिफाइन करने। जैसे फोटो खिंचाने का मुसोलिनी को बहुत ज्यादा शौक था। दुनिया में उस समय सबसे ज्यादा तस्वीरें मुसोलिनी की खींची गई थी, रोज अखबार के पहले पन्ने पे आना था। स्कूल तक की जो बुक्स होती थी, मुसोलिनी ने अपनी फोटो वहां भी छपवाई थी, रेलवे स्टेशन पर, बस स्टेशन पर। अब इतनी सारी फोटो देखकर किसी को किसी की याद आ जाए तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं कह रही हूं, काफी सिमिलैरिटी लग रही है। नार्सिसिज्म होता है, अपने आप से बहुत ज्यादा होता है। राइट। सर, अभी हमने जर्नलिज्म की भी बात करी,
मैं अभी रिसेंटली जो हमारे प्रधानमंत्री ने लेक्चर दिया है, जीडी गोयन का लेक्चर जो उनका है, उसमें उन्होंने इमरजेंसी की बहुत बात करी कि मतलब इट वाज आयरॉनिकल कि इमरजेंसी की भी बात हो रही है, प्रेस की भी बात हो रही है और कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री। तो आप एक बार दर्शकों को ये बताइए। देखो, गोयनका साहब का जो अखबार है वो इंडियन एक्सप्रेस है, जो अभी भी आता है। और हम लोग जब यंग हो रहे थे 90s में, जब हम लोग 12th पास कर रहे थे, या वो पढ़ाई बल्कि और पहले की थोड़ी सी बात है, तो बोफोर्स का मामला आया। और बोफोर्स का मामला उस समय देश का सबसे बड़ा मामला था। राजीव गांधी 403 सीट्स जीत के आए थे। अभी तक के इंडियन डेमोक्रेसी के रिकॉर्ड में उतनी सीटें किसी ने नहीं जीती हैं। इंदिरा गांधी का मर्डर हुआ था, उसके बाद उनको सिंपैथी वोट मिले थे और गेन किया था। बोफोर्स का इल्जाम सीधे सीधे राजीव गांधी के ऊपर लगाया जा रहा था, जो प्रूव नहीं हुआ कभी, वो अलग बात है। और जो अखबार फोरफ्रंट में था वो था इंडियन एक्सप्रेस, और उस समय हिंदी में आता था जनसत्ता। अभी भी आता होगा लेकिन अब तो दिखता नहीं है, उसकी कोई खास वैल्यू नहीं रह गई। जनसत्ता हमारे घर 2 दिन लेट पहुंचता था। मैं ईस्टर्न यूपी में रहता था, तो 2 दिन लेट जनसत्ता और इंडियन एक्सप्रेस हमारे घर पहुंचा करते थे। और इनमें रोज जो हेडलाइन होती थी, रोज जो इनके सबसे बड़े खबर हुआ करते थे, वो बोफोर्स पे हुआ करते थे। और यहीं दिल्ली से वो अखबार निकलते थे और लगातार वो खबरें निकलती थी, लगातार उन खबरों पे बात होती थी। हमारे पास एक ऐसी गवर्नमेंट थी जिसके पास 403 की मेजॉरिटी थी, लेकिन ना तो गोयनका साहब को गिरफ्तार किया गया, ना प्रभाष जोशी जो जनसत्ता के संपादक थे उनको गिरफ्तार किया गया सॉरी, न कभी इंडियन एक्सप्रेस पे ताला लगा, न कभी इंडियन एक्सप्रेस पे ईडी पहुंची, ना इनकम टैक्स पहुंचा, ना कुछ पहुंचा। आज कोई भी सोच ले, मुझे कुछ खास नहीं अलग से नहीं कहना है, कोई भी सोच ले कि अगर कोई अखबार रोज ये काम करने लगे तो उसकी क्या हालत होगी। वो एक दिन भी कर दे, एक दिन कर दे तो शायद उसको सिर्फ धमकी मिलके रह जाएगी, और सिर्फ हो सकता है कि जो जर्नलिस्ट करेगा उसकी नौकरी चली जाएगी। लेकिन अगर रोज करने लगे तब तो अखबार पे ताला बंद हो जाएगा। टीवी चैनल से खबर आती है कैसे कैसे लोगों को, अजीत अंजुम को निकाल दिया गया, ऐसे ऐसे सीनियर जर्नलिस्ट को जिनके पास 10-10, 15-15 साल का एक्सपीरियंस था। मतलब अडानी ने जब खरीदा एनडीटीवी को, तो रवीश जैसे आदमी को नौकरी छोड़नी पड़ी, जिसका प्रोग्राम सुपर हिट था। और भी कितने लोगों ने छोड़ा है। ये तो 2 नाम इंपॉर्टेंट नाम है इसलिए तुरंत याद आ गया। अभिसार मेरे दोस्त हैं, उनको नौकरी छोड़नी पड़ी। तो आप इमरजेंसी की बात करते हो, इमरजेंसी का समर्थन करने वाला कम से कम मुझे तो कोई नहीं मिलता। मैं भी मानता हूं कि इमरजेंसी अपने आप में गलत स्टेप था, लेकिन कितने दिन चला वो? 1.5-2 साल के अंदर इंदिरा गांधी के समझ में आ गया कि वो गलत कर रही हैं। हालांकि इमरजेंसी जिन प्रोसेसेस में लगी उनको भी समझना बहुत जरूरी है। अगर कोई नेता खड़ा होकर आर्मी से अपील कर दे आज कि सरकार गिरा दो, तो उसके ऊपर तो एनएसए लग जाएगी। यस, जयप्रकाश ने किया था, पुलिस से और आर्मी से कहा था विद्रोह करने के लिए। क्या क्या नहीं हुआ था आप कल्पना नहीं कर सकते हो। संसद को घेरने की बात, कहीं कुछ कहीं कुछ, कहीं बम हो रहा है, क्या क्या नहीं हुआ था। अगर उसका 10% आज कोई लीडर कर दे तो एनएसए लगाकर उसको जिंदगी भर के लिए जेल में भेज दिया जाएगा। उमर खालिद के ऊपर तो सिर्फ आरोप है, उसके पास से कोई बम बंदूक पकड़ा नहीं गया। और जो वीडियो चलाया गया वो वीडियो आधा अधूरा वीडियो 10 सेकंड का चलाया गया था। और अगर आप देखोगे तो जो मेन आरोप है कि वो डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप्स में था। वहां तो लोग नीचे आके सड़क पर आकर क्या नहीं बोल रहे थे इंदिरा गांधी के लिए, क्या नहीं कह रहे थे। इसके अलावा बहुत सारी बातें समझ में आती हैं। 1971 में इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को 2 हिस्से में बांट दिया था। निक्सन जो अमेरिका का राष्ट्रपति था उससे बेहद नाराज था। तो बहुत लोगों का यह आरोप है कि CIA वाज आल्सो प्लेइंग इट्स रोल, और भी बहुत कुछ था। तो चलो इमरजेंसी लगाई, लेकिन 1.5-2 साल के अंदर इमरजेंसी हटाई, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए, सरकार गई और एक नई सरकार आई। तो ये हम डेमोक्रेसी की ताकत कहते थे कि जो गलत हुआ, जो रॉन्ग हुआ था, उसको 1.5-2 साल के अंदर करेक्ट कर दिया गया। और जनता इतने गुस्से में थी, कोई इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर कब्जा नहीं किया गया था, कोई इलेक्शन के प्रोसेस में डिस्टर्बेंस नहीं किया गया। जनता गई, जनता ने वोट दिया, इंदिरा गांधी को हराया और विपक्ष की सरकार बनवाई। अब वो विपक्ष की सरकार चल ही नहीं पाई, 2-2.5 साल में लड़ भिड़ के खुद ही गिर गई, और उसके बाद फिर इंदिरा गांधी जीती। तो वो डेमोक्रेसी की एक और ताकत थी। जनता ने जिसको चाहा सत्ता पर बिठाया। उसकी तुलना आज से आप कर लीजिए। तो इमरजेंसी का मैं समर्थन नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप इमरजेंसी तो याद करते हो। इंडियन एक्सप्रेस के प्रोग्राम में जाकर आप ये नहीं याद कर पाते कि ये वही इंडियन एक्सप्रेस है जो बोफोर्स पे लगातार, और बहुत पीछे मत जाइए आप, अभी 2014 के पहले 2G 3G जो ये सारा कुछ चल रहा था वो तो आप लोगों की भी मेमोरी में होगा। तो उस समय भी इंडियन एक्सप्रेस लगातार लिख रहा था, रिपोर्ट छाप रहा था। बताइए कितने ईडी के छापे पड़े हैं। आज जरा रफाइल पे एक अच्छी रिपोर्ट छाप दे इंडियन एक्सप्रेस, फिर देखिए क्या होता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इमरजेंसी में मैं वही सोच रही थी। उन्होंने बोला कि इमरजेंसी की बात याद करी कि उस टाइम पे फ्री प्रेस को कर्ब किया गया, वो सब किया गया। बट
उस टाइम पे चाहती तो इंदिरा गांधी भी SIR जैसा कोई स्टेप ले आती या कुछ भी, मतलब उनके हाथ में सब कुछ था। देखो, इंदिरा गांधी की जो सत्ता गई थी ना, मैं उसकी कहानी सुना दूं कि इंदिरा गांधी की इमरजेंसी के पहले सत्ता कैसे गई थी। एक साहब थे जो गवर्नमेंट सर्वेंट थे, उन्होंने गवर्नमेंट सर्विस से रेजिग्नेशन दे दिया। रेजिग्नेशन देने के बाद वो इंदिरा गांधी के प्रचार में लग गए, इंदिरा गांधी के स्टेज वगैरह का कर रहे थे मैनेजमेंट। अब हुआ बस ये था कि रेजिग्नेशन अभी उनका एक्सेप्ट नहीं हुआ था, और इतने पर जो है कोर्ट ने फैसला दे दिया, इंदिरा गांधी का चुनाव अवैध घोषित करा दिया। और यहां मैं गोरखपुर में रवि किशन जी चुनाव जीतते हैं और वहां के DM को बधाई देते हैं, थैंक यू बोलते हैं, बाकायदा मिनिस्टर्स मीटिंग लेते हैं DM की इलेक्शन के बाद कि कैसे नहीं हो पाया। तो अगर उस हिसाब से आज डेमोक्रेसी चले तो सारे चीफ मिनिस्टर्स को, और एक पार्टी की मैं बात नहीं कर रहा हूं, सारे चीफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ेगा अगर इतना हो कि किसी सरकारी कर्मचारी ने स्टेज लगाने में मदद की है। दूसरा, इमरजेंसी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, हम इमरजेंसी लगा सकते हैं, या इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल। इमरजेंसी आप ऐसे टाइम में लगा सकते हो जिस समय एक्सटर्नल सिक्योरिटी या इंटरनल सिक्योरिटी का मामला हो। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, वार हमने अभी तक घोषित नहीं किया था। मैं उस समय जो वीडियोस कर रहा था, मैं बार बार कह रहा था इट्स नॉट अ वार बिकॉज द गवर्नमेंट हैजंट डिक्लेयर्ड एनी वार। अगर गवर्नमेंट वार डिक्लेयर करती तो अपने आप इमरजेंसी लग जाती। अच्छा, क्योंकि एक्सटर्नल अगर कोई इस तरह का मामला है और इंटरनल मामला है तो गवर्नमेंट इमरजेंसी घोषित कर सकती है। अगर नरेंद्र मोदी को कल लगे कि देश में बहुत बड़े दंगे हो सकते हैं और ये सारा कुछ हो सकता है और चीजें काफी बदल रही हैं, तो वो लीगली आराम से घोषित कर सकते हैं। उसका एक टाइम पीरियड होगा, आप इनफाइनाइटली उसको बढ़ा नहीं सकते हो। साल 2 साल में जब चीजें नॉर्मल हो जाए तो आप उसको हटा लो। इंदिरा गांधी ने वही किया था। मैंने आपको बताया कि आर्मी और पुलिस से कहा जा रहा था कि आप विद्रोह कर दो, और भी बहुत सारी खबरें आ रही थी अंदर से बाहर भी, उसमें भी तो ये लोग थे। खैर, तो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी की, 1.5 साल में वापस ले ली, और उसके बाद डेमोक्रेसी वैसे ही फंक्शन करने लगी जैसे फंक्शन करती थी। विपक्ष का शासन आ गया और इंदिरा गांधी जेल गई, क्या क्या नहीं हुआ। ये वाली जो अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है ये तो चली ही जा रही है। इसमें तो लोग डर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं मेरे जो गवर्नमेंट जॉब में हैं या अच्छी पोजीशंस पे हैं, तो वो घर पे मिलने नहीं आते। वो अपनी बेटी के फोन से या बेटे के फोन से मुझे कॉल करते हैं, अगर बात करनी होती है तो अपने फोन से कॉल करने में डरते हैं, क्योंकि आप एंटी एस्टैब्लिशमेंट हाँ, उनको लगता है कि कहीं नहीं ऐसे भी कि मतलब ये हो जाए कि अगर ये स्थापित हो जाए कि वो मेरे दोस्त हैं या मेरे टच में है तो उनका नुकसान हो सकता है। और मैं तो बहुत छोटा सा आदमी हूं, मैं तो लिखने पढ़ने वाला हूं। जो बड़े लोग हैं, पॉलिटिशियंस हैं, सोचिए उनकी क्या कंडीशन होगी। तो इस तरह की इमरजेंसी तो कभी नहीं थी। ट्रू। और उन्होंने अपने लेक्चर में एक मतलब लॉर्ड मैकॉले को भी याद किया है। तो आपको लगता है कि लॉर्ड, आप एक तो ये बताइए उनकी क्या लेगेसी है, लॉर्ड मैकॉले की क्या लेगेसी है जिसके ऊपर वो बोल रहे हैं, और क्या हम उससे अभी तक हमारा मतलब हम इवॉल्व कर पाए हैं? या देखिए, बेसिकली मोदी जी इंडियनाइजेशन की बात कर रहे थे, भारतीयकरण की बात कर रहे थे, विदेशी से मुक्ति की बात कर रहे थे वगैरह वगैरह, और लॉर्ड मैकाले उसमें उनको याद आ गए होंगे। हाँ। लॉर्ड मैकाले का सारा मामला है कि इंडिया में एजुकेशन सिस्टम को रिवैम्प करने के लिए और इंग्लिश एजुकेशन को यहाँ पर एस्टेब्लिश करने के लिए लॉर्ड मैकाले एक पॉलिसी लेके आए थे एजुकेशन की, और जिसके बाद इंडिया में मॉडर्न एजुकेशन शुरू होता है। आप उसको 2 तरह से देख सकते हैं। एक तो ये कह सकते हैं कि एक ब्रिटिश माइंडसेट उन्होंने यहाँ डेवलप किया, आप ये कह सकते हैं, बट दैट वाज अ मॉडर्न माइंडसेट। अगर आप सोचिए तो उसके पहले जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी थी वो क्या थी? फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई पॉलिसी थी, और अगर पॉलिसी थी तो क्या थी? अपर कास्ट के लोगों को पढ़ने की आजादी थी, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, महिला, इनके पढ़ने के लिए जगहें नहीं थी, या महिलाओं को अगर कुछ जगहों पर पढ़ाया भी जाता था तो घरेलू कामकाज और थोड़ा बहुत रामायण गीता, या अगर मुसलमान हैं तो थोड़ा बहुत कुरान वगैरह पढ़ा दिया गया। मॉडर्न एजुकेशन महिलाओं को नहीं दी जाती थी। हमारे यहाँ भी मॉडर्न एजुकेशन का सिस्टम नहीं था। जो गुरुकुल और इस तरह के स्कूल थे वहाँ सिर्फ अपर कास्ट के लोग पढ़ सकते थे। लोअर कास्ट और सो कॉल्ड लोअर कास्ट, कोई कास्ट लोअर नहीं होती है, कोई कास्ट अपर नहीं होती है, तो सो कॉल्ड लोअर कास्ट और जिनको आज हम दलित कहते हैं, पिछड़ा कहते हैं, आदिवासी कहते हैं, इनके एजुकेशन की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो उन्होंने मॉडर्न एजुकेशन दी, अंग्रेजी सिखाया, साइंस सिखाई, और उससे ये हुआ कि एक क्लास हमारे यहाँ डेवलप हुआ जो हाईली एजुकेटेड था, जिसने ब्रिटिश जमाने में भी नौकरियां की। उन्हीं में से बहुत सारे लोग रिवोल्यूशनरी भी हुए। आप उठा के देखिए ना, चाहे वो सरदार भगत सिंह हो, उन्होंने भी पढ़ाई की थी, ऐसा नहीं कि पढ़ाई नहीं की थी, अंग्रेजी अच्छी खासी जानते थे वो। या दूसरी तरफ आप देख लीजिए चाहे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हों,
सरदार वल्लभ भाई पटेल हों, महात्मा गांधी खुद हों, एक ज़माने में मोहम्मद अली जिन्ना भी तो आज़ादी के लिए लड़ी रहे थे, बाद में वो पाकिस्तान समर्थक हुए और सारा गड़बड़ उन्होंने किया। जितने लीडर्स आप उठाकर देखेंगे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो इनके लीडर हैं उनको भी देख लीजिए, विनायक दामोदर सावरकर भी गए थे, ला पढ़ने ही गए थे, कंप्लीट डिग्री नहीं मिली उनको, अलग मामला है। ये सारे लोग तो विदेशों में जाकर उसी सिस्टम से पढ़ के आए थे और इसीलिए अंग्रेजों से उन्हीं की भाषा में बात कर सके, जवाब दे सके। तो आप लॉर्ड मैकाले को जब आज देखेंगे, हो सकता है उस समय अंग्रेजों का ये उद्देश्य रहा हो कि एक ऐसा पूरा का पूरा इंडियन क्लास पैदा करना है जो ब्रिटिश सपोर्टर हो, लेकिन क्या अंग्रेजी पढ़े लिखे सारे लोग ब्रिटिश सपोर्टर थे? इस बात को आप देखिए, बिल्कुल ऐसा नहीं था। असल में जो लोग फ्रंट में थे बिल्कुल अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने में, उनमें से ज्यादातर लोग अंग्रेजी पढ़े लिखे थे, जिनकी अंग्रेजी बहुत अच्छी थी, जो अंग्रेजी में लिखते पढ़ते थे, और उन्होंने अंग्रेजों से आजादी की लड़ाई लड़ी। अब आप आज की डेट में कहते हो इंडियनाइजेशन करेंगे, क्या इंडियनाइजेशन करोगे? आईआईटी में गाय के गोबर और गाय के मूत्र पर रिसर्च करा के इंडियनाइजेशन करोगे आप? ये इंडियनाइजेशन हो रहा है। पढ़ाई में आपने क्या किया? गवर्नमेंट एजुकेशन का जो हाल है सब जानते हैं। सारी जनता जिसके पास थोड़ा भी पैसा आता है, मैं दिल्ली में रहता हूं, ऐसे लोग हैं जो बड़ा किराए का मकान नहीं लेते हैं, सस्ता किराए का मकान लेते हैं ताकि बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ा सकें। और अच्छे का मतलब हो गया है महंगे और इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम तो हिंदी मीडियम तो अब स्कूल ही नहीं है। हिंदी मीडियम स्कूल दिल्ली में ढूंढने जाओ, जो गली चौराहे का स्कूल होगा वो भी हिंदी मीडियम नहीं होगा। और दिल्ली की बात छोड़ दो, छोटे शहरों में भी गली चौराहे पर भी, मैं खुद हिंदी मीडियम से पढ़ा हूं, लेकिन आज हिंदी मीडियम के स्कूल नहीं है। ले दे के हो सकता है इनका जो सरस्वती शिशु मंदिर है वो हिंदी मीडियम हो, इसके अलावा और नहीं। ठीक है, वो हिंदी मीडियम है, लेकिन हिंदी मीडियम में उसमें पढ़ा क्या रहे हैं उससे मुझे दिक्कत है। उसमें गलत इतिहास से लेके बाकी सारी चीजें जो पढ़ा रहे हैं कम्युनल तरीके से, उससे मुझे दिक्कत है। मैं चाहता हूं कि हिंदी मीडियम स्कूल हो, मैं चाहता हूं कि मराठी मीडियम हो, गुजराती मीडियम हो, उससे बच्चे पढ़ें, लेकिन आप कहां भेजोगे? जब स्कूल है ही नहीं तो भेजोगे कहां? अच्छा चलो भेज दिया आपने, पढ़ के निकलेगा, सरकारी नौकरी तो है नहीं। जब प्राइवेट जॉब के लिए वो जाता है तो उसका बॉस जो है उससे उम्मीद करता है कि वो अंग्रेजी थोड़ा बहुत बोलना जाने। सेल्स में जाता है तो भी उम्मीद करता है, बाकी सबकी तो छोड़ दो। जहां भी जाता है सीए बनेगा, क्या है। मैं आपको एक मजेदार किस्सा सुनाता हूं जो आपको पता है, याद कराता हूं बस। मध्य प्रदेश में एक शोर हुआ अचानक कि एमबीबीएस हिंदी में पढ़ाया जाएगा। तो मेरे कई सारे डॉक्टर दोस्त हैं, मेरा भाई डॉक्टर है, मैंने पूछा तो बोले भाई हिंदी में पढ़ाया जाएगा, हिंदी में किताबें कहाँ से आएंगी और टीचर्स कहाँ से आएंगे जो हिंदी में पढ़ाएंगे। चलो बहुत फैन फेयर के साथ शुरू हुआ, बहुत शोर किया गया। उस हिंदी मीडियम में एक भी बच्चे ने एडमिशन नहीं लिया। अभी उज्जैन के अंदर संस्कृत की एक बड़ी प्रदर्शनी लगाई गई, 5 करोड़ रुपए खर्च किए गए उस प्रोग्राम में, और केवल एक किताब बिकी, एक किताब 25 या 30 रुपए की कोई एक किताब बिकी। तो आप हवा में नहीं लाद सकते हो। आज कंडीशन ये है कि मिडिल क्लास जिसकी इनकम 1.5-2 लाख रुपए महीने की है, और जरूरी नहीं है अकेले, हो सकता है मियाँ बीवी के मिला के हो, वो कैसे भी अपने बच्चे को 12वीं के बाद अगर नहीं भेज पा रहा है तो बीए के बाद किसी विदेश में, किसी यूरोपियन कंट्री में, अमेरिका में, कनाडा में ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए भेजना चाहता है। दैट्स अ ट्रुथ। नहीं भेज पाता है, या तो बच्चे नालायक होते हैं या नहीं जुगाड़ हो पाता है। जिसका जरा भी, आप किसी भी सोसाइटी में चले जाओ, दिल्ली में सोसाइटीज का फैशन है, आप किसी भी सोसाइटी में, मिडिल क्लास सोसाइटी में चले जाओ, मैं साउथ की सोसाइटी की बात नहीं कर रहा हूं, आप ईस्टर्न दिल्ली के जहां जिस इलाके में मैं रहता हूं, आप किसी सोसाइटी में चले जाओ और 10 रैंडम घर अगर नॉक करोगे तो उसमें से 4 या 5 घर आपको ऐसे मिलेंगे जहां बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, लोन लेके पढ़ रहे हैं, कैसे भी करके बंदा पढ़ा रहा है। क्यों पढ़ा रहा है? क्योंकि जानता है कि बाहर अगर नौकरी मिल गई तो जिंदगी बन जाएगी। और आप बात कर रहे हो इंडियनाइजेशन की, आप खुद जो है विदेशी चश्मा पहनते हो, विदेशी कार में घूमते हो, आपका जो हेलीकॉप्टर है वो विदेश से बन के आया है, जबरदस्ती अंग्रेजी बोलने की कोशिश करते हो, हिंदी में 10 शब्द अंग्रेजी के बिना मतलब, आप ट्वीट देखो, बिना मतलब अंग्रेजी के शब्द लाए जाते हैं जिसके लिए बहुत सामान्य हिंदी के लफ्ज हैं। लेकिन आपको उर्दू से दिक्कत है जो इसी देश में पैदा हुई थी, आपको अंग्रेजी से कोई मोहब्बत है, बेसिकली आप बोलने की कोशिश करते हो, नहीं आता है, नहीं बोल पाते हो, वो एक अलग प्रॉब्लम है। तो ये इंडियनाइजेशन की जो पूरी बात है ये सिर्फ कम्युनल एंगल से है, इसके अलावा इंडियनाइजेशन के लिए कुछ नहीं हो रहा है। एक बात मैं और कहूंगा, हमारे यहां कहते थे मेड इन इंडिया। मेड इन इंडिया का मतलब क्या होता था? जैसे ये माइक है तो इस माइक के रॉट आयन से लेके और इसकी टेक्निक तक सब कुछ इंडिया में बनेगा एक ही कंपनी के अंदर, और वहीं पर असेंबल होके वहां से बिकेगा। दैट वाज मेड इन इंडिया, जिसमें आपका इनोवेशन, आपका रेनोवेशन, आपका सब कुछ होता था, आपकी टेक्निक होती थी। बदल के क्या कर दिया? हिंदी में नहीं अंग्रेजी में ही किया, मेक इन इंडिया। यानी ये रॉट आयन कहीं और से आएगा, टेक्नोलॉजी कहीं और से आएगी, इसका फोम कहीं और से आएगा, वायर कहीं और से आएगा, एक कहीं सबको असेंबल कर दिया जाएगा और कहा जाएगा मेक इन इंडिया। खाद तक तो हम चाइना से मंगा रहे हैं, आप बात कर रहे हो इंडियनाइजेशन की।
और इंडियनाइजेशन में भी किसने बोला कि सिर्फ हिंदी ही इंडियनाइजेशन है? मतलब और एक और सवाल है ना कि हर तरफ बात करोगे ग्लोबल ट्रेड की, हाँ। इकोनॉमी को खोलना है, ग्लोबल बनाना है, लिबरलाइजेशन करना है, और उसके बाद कहोगे इंडियनाइजेशन की। और आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया कि इंडियनाइजेशन का मतलब सिर्फ हिंदी नहीं है। इसीलिए मैंने उस समय हिंदी मीडियम की नहीं बात की थी, मराठी मीडियम की भी बात की थी, पंजाबी मीडियम की। अब आप देखो, हिंदी जो इलाके हैं उनमें रहने वाले जो लड़के या लड़की हैं वो हिंदी जानते हैं, अंग्रेजी जानते हैं। इसके अलावा किसी तीसरी भारतीय भाषा के लिए कोई मोहब्बत नहीं होती है। और कई बार तो जो आपकी ट्रेडिशनल भाषा होती है वो भी आप धीरे धीरे भूल जाते हो, क्योंकि बच्चे को आप डॉगी और पप्पी बचपन से सिखाते हो, आप कुत्ता या श्वान नहीं कहते हो जो आपकी अपनी भाषा में होगा। कितने उत्तर भारतीय हैं या कितना गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से किया है कि उत्तर भारत के लोग बाकी भाषाएं सीखें, और बाकियों से हम उम्मीद करते हैं हिंदी सीखें। इसीलिए सारे बवाल होते हैं, इसीलिए बार बार ऐसा होता है हिंदी भाषियों के साथ, कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ। हमारे देश में जब हम पढ़ते थे तो एक नारा था, विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इसका मतलब क्या था कि हम डाइवर्स हैं, इसको एक्सेप्ट करें और उसका रेस्पेक्ट करें। कोई पंजाबी बोल रहा है, आप मतलब दिल्ली की तो याद आते ही तमाम बातें। नॉर्थ ईस्ट का बच्चा यहां आता है, उसको चिंकी हम कहते हैं। साउथ का बच्चा आता है तो उसके कलर पे हम कमेंट करते हैं। कश्मीर का बच्चा आता है तो वो आतंकवादी हो जाता है। पंजाब का बच्चा आता है खालिस्तानी हो जाता है। ये आप इंडियनाइजेशन की बात कर रहे हो? इंडिया तो इन सारे को मिलके बनता है ना, कि यूपी बिहार मध्य प्रदेश में इंडिया बन गया, नहीं ना। सारी ये ताकत है तब हम इंडिया बनते हैं। तो जैसे जैसे हम कम्युनल होते जाते हैं वैसे ही बांट देते हैं। रीजनल डिस्पैरिटीज में हम बांट ही रहे हैं, तो हम तो सिर्फ बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम कर कहाँ रहे हैं? राइट जो हमारे फोर फादर्स थे उनका एक क्लियर विजन था कि व्हाट इज इंडिया, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, सोशलिस्ट, सेक्युलर, रिपब्लिक, ये सब उनका आइडिया था। जब ये न्यू इंडिया बोलते हैं, व्हाट आर मतलब जैसे हमने ये सारी बात करी, इनका कोई डिफाइंड विजन ही नहीं है। क्या न्यू इंडिया में आप करना क्या चाह रहे हैं? न्यू इंडिया में आप सिर्फ एक काम करना चाह रहे हैं कि आज़ादी की लड़ाई से धोखा देके, अंग्रेजों का साथ देके जो आपने हिंदू राष्ट्र का ख्वाब देखा था, उस ख्वाब को सेल कीजिए, बेचिए, और उसकी आड़ में पूरे हिंदुस्तान को, यहाँ की सारी इकॉनमी को, यहाँ के सारे ट्रेडिशन को अपने जो करीबी आपके एक दो कैपिटलिस्ट हैं उनको बेच दीजिए। देखो, कम्युनलिज्म पे बहुत बात होती है क्योंकि वो दिखाई देता है, लेकिन कम्युनलिज्म की आड़ में असल खेल ये चल रहा है जमीनों पे कब्जे का। 80 सालों में, 70 सालों में जो हमने संसाधन बनाए, फैक्ट्रीज बनाई, टेक्नोलॉजी बनाई, सड़कें बनाई, हवाई अड्डे बनाए, पोर्ट्स बनाए, उन सब को प्राइवेटाइज करने का, उन सबको, और प्राइवेटाइजेशन भी नहीं है ये तो सीधे सीधे क्रोनी कैपिटलिज्म है, जिसमें 3-4 कैपिटलिस्ट हैं जिनको सब उठा के दिया जा रहा है। और जो उसके लिए कि कम्युनलिज्म की बात है, सांप्रदायिकता की बात है, वो देश को लगातार बांट रही है। और एक बात हमेशा याद रखना कि जब बंटवारा होता है तो मल्टीपल लेवल पे होता है। जब घर भी बंटता है ना तो सब बंटता है, बर्तन भी बंटता है, और घर भी बंटता है, जमीन भी बंटती है, बैंक अकाउंट का पैसा भी बंटता है, और दिल भी बंटता है, सब साथ बंटता है। तो यहां जब बंटवारा हो रहा है तो केवल कम्युनल लाइंस पे नहीं हो रहा है। आप देखो, सिखों को भी आतंकवादी कहा जा रहा है। जिस कौम से सबसे ज्यादा लोग हमारी आर्मी में भर्ती होते हैं, जो मतलब पंजाबी खाना इज इंडियन खाना। मैं यूरोप में जाता हूं तो हंसता हूं जब लोग कहते हैं इंडियन होटल में, तो मैं वही कहता हूं क्या खिलाओगे। वो उनका क्या होता है, बटर पनीर मसाला और बटर चिकन मसाला, यही जो है वहां पर इंडियन फूड के नाम पे जाना जाता है। वेजिटेरियन हो तो पनीर मसाला और नॉन वेजिटेरियन हो तो चिकन मसाला। तो जो मतलब हमको एक तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, उनको आपने खालिस्तानी बना दिया। साउथ को लेके जिस तरह की बातें आती हैं, अजीब है। साउथ टेक्नोलॉजी में हमको लीड कर रहा है। आप दुनिया में कहीं जाओ, इंजीनियर सबसे ज्यादा आपको साउथ के मिलेंगे। नॉलेज का हब है साउथ, टेक्नोलॉजी का हब है, कल्चर का हब है। आप बार बार हिंदी हिंदी कर रहे हो। हिंदी मेरी भाषा है, मैं हिंदी में ही लिखता हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि तमिल मुझसे पुरानी भाषा है। तमिल के पास मुझसे ज्यादा लिटरेचर है, कन्नड़ा के पास मुझसे ज्यादा लिटरेचर है, गुजराती भी मुझसे पुरानी भाषा है, पंजाबी, मराठी, ये सब पुरानी भाषाएं हैं। मराठी में आप जाओ, क्या शानदार लिटरेचर है। थोड़ा बहुत मैं पढ़ पाता हूं मराठी, इसलिए मैं जानता हूं क्या शानदार लिटरेचर है। और आज भी मराठी भाषी अपनी भाषा में किताब पढ़ता है। मेरी किताबें मराठी में ट्रांसलेट होती हैं और अच्छी खासी वहां बिकती हैं। आप मतलब एक पूरा देश है हमारा। बंगाल में जाओ, कभी हमारा स्पिरिचुअल लीडर भी रहा है, हमारा मोरल लीडर भी रहा है, और बंगाल में नॉलेज का अपना एक ट्रेडिशन है। वो हिंदी क्यों सीखेंगे? वो हिंदी तब सीखेंगे जब आप बंगाली को रेस्पेक्ट करोगे, आप तमिल को रेस्पेक्ट करोगे, तो वो भी टूटी फूटी हिंदी बोलने की कोशिश करेंगे। आप साउथ इंडियन लैंग्वेज को कह दोगे कि डब्बे के अंदर पत्थर डाल के बजाओ, जो आवाज आए वो साउथ इंडियन लैंग्वेज है, तो फिर उनसे कैसे उम्मीद करते हो कि वो आपकी इज्जत करे?
राइट क्योंकि ये चीज़ हम देख रहे हैं, आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो बंटवारा होता है वो मल्टी लेवल्स पे होता है, और अभी हम देखते हैं कि अदराइजेशन अमंगस्ट मतलब पीपल एट लार्ज भी हो गया है। वो लोग दूसरे जो स्टेट से आए हुए लोग हैं उनको एक नज़र से क्या बोलते हैं उसे, उनका एक वो कर दिया है, क्या बोलते हैं उसे, व्हाट इज़ द वर्ड, आई एम फॉरगेटिंग द वर्ड, बट ये कर दिया ना, उनको लेबल कर दिया है इन अ वे कि अगर अदरिंग का पूरा प्रोसेस ही यही होता है। हाँ। कि जो मेरे जैसा है हाँ। वो तो अच्छा है, जो मेरे रंग का है, जो मेरी लैंग्वेज बोलता है, जो मेरा ट्रेडिशन मानता है। अब नवरात्रे पे तमाशा शुरू होता है। हाँ। आप बताओ, बंगाल में तो नवरात्रे पर रोज मटन बनता है, मछली बनती है, मछली उनके कल्चर का हिस्सा है। बंगाली ब्राह्मण हो, चाहे बंगाली वैश्य हो, चाहे बंगाली दलित हो, सब मछली खाते हैं, उनके कल्चर का हिस्सा है। अब आप जाके उनको वेजिटेरियनिज्म सिखाने लोगों के, आप जैसे हो क्यों चाहते हो सारी दुनिया वैसी ही है, आप जैसे हो बहुत खूबसूरत हो, उसमें कुछ कमियां हैं उनको सुधारो, और दूसरे जैसे हैं वैसे ही बहुत खूबसूरत हैं, उनको थोड़ा अपने करीब लाने की कोशिश करो। यही नेशन बिल्डिंग होती है। महात्मा गांधी तमिल भी सीख रहे थे और तमिलनाडु में ले जाकर हिंदी प्रचारणी सभा भी बना रहे थे, यानी खुद भी तमिल सीख रहे थे और जो तमिल बोलने वाले थे उनको हिंदी सीखने की बात भी कर रहे थे। वो बंगाल में जाके मूवमेंट करते हैं और बांग्ला सीख के आते हैं, वो उर्दू सीखते हैं, गुजराती तो उनको आती ही थी, मराठी सीखते हैं, अंग्रेजी भी बहुत अच्छी आती है। तो ये सब क्यों था? क्योंकि मेरे लिए कुछ भी छोटा नहीं है, हर लैंग्वेज की मैं रेस्पेक्ट करता हूँ। यहाँ तो बस मैं अपनी रेस्पेक्ट करता हूँ, आईने में सुबह चेहरा देखता हूँ, और वो स्कूल में हम लोग को पढ़ाया जाता था ना कि सबसे खूबसूरत कौन है, आईने से पूछता हूँ। वही ना, मतलब प्रधानमंत्री तो अपना खास रिश्ता इस्टेब्लिश कर रहे हैं, वो जहाँ पे भी जाते हैं, लेकिन जो लोगों के आपस में रिश्ते हैं उनमें डिवीजन लेके, बिल्कुल, और ये दिखाई दे रहा है। और ये किसी देश को तोड़ने वाली बात है। जो ये बार बार कहते हैं, वो क्या हम लोगों के लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है, वो ये खुद हैं जो कौन सा वर्ड एक यूज करते हैं ये लोग, अर्बन नक्सल और क्या क्या करते हैं, तो ये खुद हैं तोड़ने वाले, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये अर्बन नक्सल डिवाइडर इन चीफ अगर कोई है तो सही लिखा था उसने, उसके बाद बेचारे का इंडिया आना मुश्किल हो गया। बिल्कुल, ये आपने जो भी अर्बन नक्सल वगैरह का भी, ये भी हम जो बात कर रहे हैं, इससे मैं एक टॉपिक पे आना चाहती हूँ। अभी रिसेंटली आपका चैनल है द क्रेडिबल हिस्ट्री, एक मैं बहुत टेरिबल हिस्ट्री का एग्जाम्पल देख के आई हूँ अभी, द आर्ट स्टोरी जो मूवी आई है। मैं चाहती हूँ कि आप कुछ पॉइंट बाय पॉइंट उस चीज़ को डिबंक करें, क्योंकि उसमें मतलब मैंने मूवी नहीं देखी है, आई एम सॉरी, मतलब उसका कास्ट, क्रू और बाकी सब देखने के बाद मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं जाके मूवी देखूं। तो आप सवाल पूछो, मैं उसके जवाब दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो मतलब देखो, एक पीएन ओक साहब थे, एक साहब थे पीएन ओक, इनके एंशिएंट हिस्टोरियन हैं, जिन्होंने दुनिया के हर विषय पर इनके एंशिएंट हिस्टोरियन है ना, उनकी हिस्ट्री की कोई ट्रेनिंग थी ना, हिस्ट्री में कोई उनका रेस्पेक्ट है, और ना किसी हिस्टोरिकल मेथड को वो मानते हैं। देखो, हिस्ट्री जब भी आप लिखते हो, चाहे आपकी हिस्ट्री की ट्रेनिंग हो या ना हो, आपको हिस्ट्री की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, और एक हिस्टोरिकल मेथड होता है जो आपको अपनाना पड़ता है। आपको कुछ कहना है तो उसके लिए लॉजिक देना होता है, आपको रेफरेंसेस देने होते हैं। रेफरेंस भी कहीं से नहीं ले सकते हो कि फला साहब ने अपनी डायरी में लिखा था, या दैनिक जागरण में छपा था, या प्रभात खबर में छपा था, वो रेफरेंस आप नहीं ले सकते हो। उसके भी अपने रूल्स हैं, किसको रेफरेंस की तरह यूज कर सकते हो, किसको नहीं कर सकते हो। तो हिस्ट्री का अपना एक प्रोसेस है। हिस्ट्री पढ़ाया तो ह्यूमैनिटीज में जाता है, लेकिन ह्यूमैनिटीज के हर सब्जेक्ट का अपना एक साइंस होता है। तो पीएन ओक साहब, इन सबसे पीएन ओक साहब का कोई लेना देना नहीं था, सबसे ऊपर है, वो सबसे ऊपर थे। वो आरएसएस में वैसे भी जो होता है वो सबसे ऊपर होता है। वो साइंटिस्ट है तो वो सबसे ऊपर साइंटिस्ट होता है। भाई, अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब नाले से गैस निकाल सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं, तो पीएन ओक थे। और पीएन ओक साहब ने तमाम सारी किताबें लिखी, और पीएन ओक के हिसाब से जितने भी स्ट्रक्चर इंडिया में है, सब कभी ना कभी मंदिर हुआ करते थे। उसी में वो ताजमहल में भी घुसते हैं, और ताजमहल के बारे में दुनिया भर की वाहियात बातें लिखते हैं। मामला कोर्ट में गया था, और जिसकी सबसे ज़्यादा ये लोग बात करते हैं कि उसके नीचे जो है उसमें ये स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर है, सबकी जांच की गई थी, कुछ नहीं मिला था। डबल डोम की बात करते हैं तो भैया, उसके पहले मिडिल ईस्ट में तमाम सारे इस्लामिक स्ट्रक्चर्स बने हैं, देख के आओ, सब में डबल डोम्स हैं। तो तुम्हें अगर नहीं पता है, अगर मुझे नहीं पता है, अगर मैं सिर्फ दिल्ली तक को ही दुनिया जानता हूं, तो मैं कह दूंगा मेरठ दिल्ली है बेसिकली, बाद में बट गया, यही कहूंगा ना। लेकिन जो जानता है वो मेरठ का भी इतिहास जानता है, और जानता है कि मेरठ की अपनी एक हिस्ट्री है, और शानदार हिस्ट्री है। वहां से हमारा फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू हुआ था, और ऐसे, मतलब ये तो एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो ताजमहल को लेकर दुनिया भर की कहानियां बनाई गई, और मुझे पूरी उम्मीद है कि उन्हीं कहानियों पर यह फिल्म बनाई गई होगी, जिसमें एक कहानी कही जाती है कि यह मान सिंह का मंदिर या महल था।
राजा मान सिंह का। हाँ, मतलब अगर उनका महल था और मंदिर भी था, कभी कहते हैं ये तो किसी मेरा सवाल ये है कि मान सिंह के खानदान की लेडी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान की सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, तो उनसे पूछा जाना चाहिए कि आपका खानदान हमेशा हमेशा मुगलों का समर्थक क्यों रहा, चाहे वो मान सिंह हो, चाहे सवाई राजा जयसिंह हो। भाई गुरु तेग बहादुर से लड़ने के लिए सवाई राजा जयसिंह को भेजा गया था, छत्रपति शिवाजी महाराज से लड़ने के लिए सवाई राजा जयसिंह को भेजा गया था। तो मान सिंह का महल कब्जा कर लिया, मंदिर कब्जा कर लिया, उस पे ताजमहल बना लिया, और उसके बावजूद मान सिंह अकबर के सबसे करीबी रहे। और केवल मान सिंह नहीं, मान सिंह का पूरा खानदान अकबर के करीबी रहा। चलो डर गए, तो जब मुगल कमजोर हो गए औरंगजेब के बाद, उसके बाद ही कम से कम आपको कोई विद्रोह करना चाहिए था, लेकिन कुछ नहीं किया। क्या किया? अंग्रेजों के मजबूत होने का इंतजार किया, फिर अंग्रेजों के उतने करीब हो गए। चलो अंग्रेज चले गए, उसके बाद बोलते नहीं किया। कांग्रेस के करीब हो गए क्योंकि कांग्रेस सत्ता में थी, और जब कांग्रेस चली गई तो भारतीय जनता पार्टी के करीब हो गए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई। तो बेसिकली सत्ता के नजदीक रहने की। हाँ, और ये बहुत सारे रजवाड़ों का मामला था, ये सिर्फ उनका मामला नहीं है। मैं किसी एक खानदान पे बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, बने रहने के लिए बहुत इस तरह के समझौते करने पड़ते हैं, लेकिन मान सिंह का महल था तो कहीं तो उसका जिक्र आना चाहिए, कहीं तो मान सिंह के खानदान के किसी आदमी को यह दर्द होना चाहिए, कहीं तो किसी कागज पर यह दर्ज होना चाहिए। वो तो खुद राजा थे ना, तो कहीं किसी कागज पे यह दर्ज होना चाहिए कि वो मान सिंह का महल था। अच्छा चलो मान लिया कि मान सिंह का महल था। मान सिंह कौन थे? अकबर के मनसबदार थे, यानी जैसे नरेंद्र मोदी के सामने उनका कोई मिनिस्टर है, वैसे ही मान सिंह थे अकबर के सामने। अब बादशाह ने कहा कि यार तुम्हारा ये वाला घर बहुत पसंद आ रहा है, यहां पर जो है हम एक ताजमहल बनाना चाहते हैं। आपने कहा जी हजूर बिल्कुल ले लीजिए। तो इसमें गलती मान सिंह की है कि गलती अकबर की है? आपने कोई शर्ट पहनी हुई है और मैंने कहा तुम्हारी शर्ट बहुत अच्छी है और ये मैं चाहता हूं, तुमने दे दिया। उसके बाद हु आर यू टू क्लेम? मतलब ये गिफ्ट किया था या खरीदा? कुछ नहीं था, खाली जमीन पर बना है। इतिहास यही बताता है, खाली जमीन पर बना है। ऐसे लोग हैं जो उस समय यात्राओं पे आए थे और उसके बनते हुए समय की तस्वीरें हैं, सब कुछ है। मैं तो मानने की बात कर रहा हूं कि अगर पीएन ओक और जिन्होंने फिल्म बनाई है उनका लॉजिक मान भी लो, तो भाई नौकर ने मालिक को दे दिया, मालिक को पसंद आया नौकर का सामान, नौकर ने कहा कि हुजूर हमारी तो बड़ी हौसला अफजाई हो रही है, इज्जत अफजाई हो रही है, आप बनवा लो जो बनवाना है। तो उसमें मालिक की क्या गलती है? मान लीजिए हालांकि हम लोग के फैन वैन नहीं होते हैं, दोस्ती होते हैं, लेकिन मान लीजिए मेरा कोई फैन हो और उसने बड़ा खूबसूरत घर बनवाया हो और मैं उससे कहूं यार ये घर तुम्हारा बड़ा खूबसूरत है, और वो कहे सर आप रह लीजिए, ऐसे तो मेरे पास 20 घर हैं। संजय दत्त को तो मिला भी था ना। अब संजय दत्त को मिल सकता है, हमें नहीं मिल सकता है, हमें तो किताबें उताबें मिल जाती हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलता। तो उसमें उसका दोष है कि मेरा दोष है? उसके बच्चे कल को कहें कि पापा ने घर दे दिया, तो भाई अब तुम्हारे पापा का दोष था ना कि तुमने घर दे दिया। अगर ये मान भी लिया जाए तो ये कोई लॉजिक नहीं बनता है। इसके अलावा तमाम बार तमाम तरह की जांचें उसकी हुई हैं, कहीं कुछ निकला नहीं है। बाकी आप कहानियां बनाते रहिए, जितनी चाहे कहानियां बना लीजिए, और खास तौर पे जब आपको झूठ बोलना होता है तो आपको लॉजिक नहीं चाहिए होता है, सच बोलने के लिए लॉजिक चाहिए होता है। तो आप लॉजिक देते जाइए। देखिए हुआ ये है कि इस तरह की फिल्मों का पूरा एक दौर आया है, तमाम सारी फिल्में बनाई जा रही हैं। हालांकि फिल्में चलती नहीं हैं बहुत ज्यादा, बहुत हिट नहीं होती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि होती है बुरे तरीके। मुझे लगता है कि किसी तरह से ब्लैक मनी इससे वाइट की जा रही है, मेरा अपना ये मानना है। कुछ सबूत भी आए हैं, कुछ नहीं भी आए हैं, और सरकार के करीब सरकार को खुश रखने का जो एक काम है वो इसमें परेश रावल हैं। परेश रावल साहब के बारे में सब जानते हैं कि मोदी जी को बाकायदा उन्होंने भाषण देने की ट्रेनिंग दी थी, मोदी जी के बड़े समर्थक हैं, ट्विटर पे भी समर्थन करते रहते हैं। तो थोड़ा और खुश कर लेंगे, शायद राज्यसभा मिल जाए या कुछ और मिल जाए। तो ये सब चल रहा है। और देखो सिनेमा के बारे में मैं हमेशा कहता हूं कि सिनेमा जो होती है पॉजिटिविटी का माध्यम है, और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जो हिटलर ने जेनोसाइड किया था, होलोकॉस्ट किया था, उस पर बनी हुई फिल्में। जैसे शिंडलर्स लिस्ट का मैं अक्सर जिक्र करता हूं, चाहता शिंडलर्स लिस्ट बनाने वाला तो कितनी नफरत उसमें पैदा कर देता, लेकिन वो फिल्म देखते हुए आपको रोना आता है और लगता है कि ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। लेकिन नफरत किसी के लिए नहीं पैदा होती है, फिल्म इसलिए होती है। हिंदुस्तान में इसका उल्टा हो रहा है, इसीलिए पूरा जो सिनेमा का मीडिया है वो धीरे धीरे डिसग्रेस होता जा रहा है। ये फिल्में तो नहीं ही चल रही हैं, इसके अलावा भी अब नेटफ्लिक्स और प्राइम को छोड़ दें अगर, तो सिनेमा हॉल में जो फिल्में आ रही हैं वो खत्म हो रही हैं। हाँ, हिस्ट्री का बहुत नुकसान पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हिस्ट्री नहीं जानते हैं, हिस्ट्री नहीं पढ़ते हैं, चूंकि विजुअल्स में आता है, आप बहुत सारे स्पेशल इफेक्ट क्रिएट कर सकते हो, तो देखने वाले को लगता है ये बिल्कुल सही है।
तो ये एक प्रॉब्लम की बात है। अदरवाइज लॉजिक और इन फिल्मों का तो कोई लेना देना है ही नहीं, और हिस्ट्री और इन फिल्मों का भी कोई लेना देना नहीं है। हाँ, काल्पनिक मतलब उसी तरीके से, क्योंकि एनिमेशन भी इतनी सस्ती एनिमेशन यूज़ करी गई है, और एक तो मतलब माइंड बॉगलिंग जो चीज़ वहाँ पे डाली गई है, जो मैं सुन के मतलब किसी को भी लगे जो थोड़ा बहुत विश्वास भी करने वाला हो, वो उस टाइम पे अपने बाल पकड़ ले। ये बोला गया कि उस टाइम पे शाहजहाँ के टाइम पे फेमाइन ड्रॉट्स वगैरह होते थे, और कुत्ते का मीट खाया जाता था, उसकी हड्डियां का। अच्छा, मेरी सीधी इन लोगों को चुनौती है। बंगाल में फेमाइन आई थी अंग्रेजों के वक्त में, और दुनिया के इतिहास में वैसा अकाल बहुत कम पड़ा था, और उसके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। अमर्त्य सेन का काम है उस पर। इसके अलावा भी उसके ढेरों डॉक्यूमेंट हैं, बांग्ला में हैं, अंग्रेजी में हैं। और उस समय कुत्ते का मांस खाना तो खैर छोड़ दो, बहुत लोग खाते होंगे। उस समय इंसानों के मांस खाए गए थे, हड्डियां जो थी उनको पीस के आटा बना के उससे रोटी बनाई गई थी, और ये सब का डॉक्यूमेंट है अंग्रेजों के टाइम का। इनको मेरा दावा है कि उस पर फिल्म क्यों नहीं बनाते हैं। उसके तो रीजन बिल्कुल मिल जाएंगे कि कैसे अंग्रेजों ने वो कंडीशंस पैदा की थी कि ड्रॉट आया था, और जो रीसेंट हिस्ट्री है हमारी, जिससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है कि आज के गवर्नमेंट को ये सब नहीं करना चाहिए, उस पर नहीं बनाएंगे। शाहजहां के समय फेमाइन आया था, और जिसमें लोग कुत्ते मार के, कहाँ पढ़ लिया भैया, किस हिस्टोरियन ने लिखा है, मुझे नाम बताओ। ये चीज वहां से उठा के इधर डाल दी है। नहीं, आपको गंदा दिखाना है, आपके दिमाग में भरना है कि मुगल गंदे थे। एक बात मैं बहुत क्लियर कह दूं, चाहे मुगल हो, चाहे राजपूत हो, चाहे कोई भी हो, राजा महाराजा का एक कैरेक्टर होता था जो जनता की कीमत पर अय्याशी करता था। कोई भी हो, ढेर सारे टैक्स वसूले जाते थे, और वो डिस्पैरिटी बना के रखी जाती थी। जो महान से महान राजा भी था, वो भी उस डिस्पैरिटी को बना कर रखता था अपनी शानो शौकत के लिए, और उसके चलते फेमाइन भी आती थी, ड्रॉट भी कई बार पड़ता था, कई तरह की परेशानियां भी आती थी। हालांकि शाहजहां या अकबर के पीरियड में ऐसा कोई बड़ा ड्रॉट या फेमाइन आया हो, इसका कोई एग्जाम्पल नहीं मिलता है। दूसरा, ड्रॉट से और फेमाइन से लड़ने का एक तरीका यह था कि इस तरह की बिल्डिंग बनाई जाती थी ताकि लोगों को रोजगार मिले, लोगों के हाथ में पैसा जाए, पैसा मार्केट में सर्कुलेट हो, और उसके बाद मार्केट में डिमांड क्रिएट हो, और इकानमी जो है चलने लगे। मतलब भीख देने की जगह पर काम देने का जो मामला था, ये भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। तो मुझे नहीं याद आता है कि भाई इतना मिडल हिस्ट्री का मैं बहुत बड़ा कोई जानकार नहीं हूँ, शौक के लिए पढ़ा है, लेकिन इन लोगों से तो ज़्यादा ही पढ़ा है, तो कह सकता हूँ मैं। तो ऐसा कोई इंसिडेंस मुझे याद नहीं आता है। और बाकी ड्रॉट, फेमाइन ये पूरे देश में अलग अलग टाइम पे पड़ती रही हैं, होती रही हैं, और पूरी दुनिया में होता रहा है, क्योंकि मेडुअल हिस्ट्री जो था उसमें किसान के जो लगान की लूट थी, किसान के अनाज की लूट थी, उससे ही राजा ऐश करते थे। तो सभी करते थे, मुगल भी करते थे, राजपूत भी करते थे, कोई अपने घर से लेके थोड़े आया था। जो बड़े बड़े महलों में रहते थे वो कैसे रहते थे? जनता से जो वसूली होती थी उसी से तो रहते थे। अब आप कहो लूटते थे, अब सब लूटते थे, कौन नहीं लूटता था? छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनकी हम लोग सब इतना सम्मान करते हैं, लेकिन सूरत की तो लूट ही कहा जाता है ना, गोवा की तो लूट ही कहा जाता है, क्योंकि वो रेस्पेक्टेड तरीका था। अगर नहीं लूटते, पैसा नहीं आता, तो अपनी सेना को कैसे मेंटेन करते? आज वो गलत लगता है, उस जमाने में वो लॉजिकल था, उस जमाने में वो मोरल था। बहुत सारी चीजें जो पिछले जमाने में मोरल थी, आज इमोरल हो गई हैं। आप देखिए, जैसे कि किसी चीज को देखिए आप, जैसे दलितों के साथ जो व्यवहार होता था, एक जमाने में सोसाइटी में वो सैंक्शन था, आज बिल्कुल नहीं है, ना लीगली ना सोशल तरीके से। तो चीजें बदली हैं। राइट क्योंकि बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं। एक मुझे बहुत उसमें एक ऐसा सीन लगा, बहुत इनसिग्निफिकेंट सा सीन है, बट मैं वो लेके इसलिए फिल्म में इनसिग्निफिकेंट है, सीन तो होगा ही होगा। टोटली क्योंकि उसमें इसलिए क्योंकि एक पैरेलल ड्रॉ होता है हमारे महाभारत में भी। मतलब एकदम से जो मुझे उस टाइम पे स्ट्राइक किया, मतलब वो बता रहे थे कि नरेट कर रहे थे कि हाँ मुमताज वाज प्रेग्नेंट विद हर 14 चाइल्ड, फिर उसको ऐसा लगा कि बच्चे के रोने की आवाज़ आई, उसके वूम में से आवाज़ आई, तो उस पर वो मॉक करते हैं कि अच्छा कहाँ से आवाज़ आई, ऐसे थोड़ी होता है बच्चे की आवाज़ आई। वेरएज़ आप महाभारत में कहते हो कि अभिमन्यु ने पूरा का पूरा चक्रव्यूह के अंदर जाना सीख लिया, गर्भ के अंदर ही। वो चीज पे आपको हंसी नहीं आती, और ये कहीं ना कहीं का अगर फोकलोर हो भी सही, एंड यू आर मेकिंग फन ऑफ इट। देयर आर सो मेनी फोकलोर्स, किसी भी राजा के साथ, बड़े राजा के साथ, किसी भगवान के साथ, इस तरह के तमाम फोकलोर जुड़े रहते हैं। अब रावण को आप कहते हो 10 मुंह थे, कोई 10 मुंह का हो सकता है? हो ही नहीं सकता है। मुझे हमेशा लगता है कि जो दोहरे कैरेक्टर का आदमी होता है, एक मुंह से कुछ और बोलता है, एक मुंह से कुछ और बोलता है, एक मुंह से कुछ और बोलता है, जब विदेश जाएगा तो बोलेगा आदमी कि हम गांधी की धरती से आए हैं, यहाँ उसके लोग बोलेंगे कि गोडसे जिंदाबाद। तो इस तरह के कैरेक्टर के लिए शायद रावण कहा गया हो।
अब आप उसका इस पर मजाक उड़ाओ कि 10 सर वो संभालता कैसे। भाई आफ्टर ऑल तुलसीदास ने जो लिखा वो अगर हिस्ट्री हो भी तो पोएटिक हिस्ट्री है, पोएट्री में लिखा है, तो बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो पोएटिक तरीके से लिखी जाती हैं जिनको डिकोड करने की जरूरत होती है। अब आप 14 बच्चों की बात कर रहे हो, राणा प्रताप उनके वक्त में ही थे, जरा देखो राणा प्रताप के पास कितनी पत्नियां और कितने बच्चे थे, तो दैट वाज सैंक्शनड। लोगों की कई कई पत्नियां होती थी, और ज्यादा छोड़ दो, आप अपने परिवार में जिस भी कास्ट से जिस भी इलाके से आप आए हो, अपनी फैमिली में 4 पीढ़ी पीछे चले जाओ। हाँ। मेरी एक बेटी है, मेरे पापा के 2 बेटे थे, लेकिन मेरे दादाजी के 5 बेटे और 2 बेटियां थी, और 4-5 मर गए होंगे। और पीछे जाओगे तो शायद और लंबी लंबी लाइंस आपको दिखाई दें। तो जब आम लोग 10-12 बच्चे पैदा कर रहे थे, तो राजा के लिए 14 बच्चे कहाँ कोई बड़ी चीज थे। उस जमाने में कोई डॉक्टर्स नहीं थे, उस जमाने में इस तरह की चीजें नहीं होती थी जिससे इसको रोका जा सके, तो बच्चे तो सबके बहुत बहुत होते थे। भाई हमारे यहाँ जो सबसे महान ग्रंथ है रामचरितमानस, उसमें दशरथ की 4 पत्नियां हैं, और 3 पत्नियां, 4 पत्नियां, 8 पत्नियां, आप जरा उठा के पूरा राजपुताना देख लो तो 10-10, 12-12, 15-15 पत्नियां होती थी। वही तो मैंने कहा कि कल वो इमोरल था, कल वो मोरल था, आज इमोरल हुआ है। तो आज के आईने में कल को देखेंगे तो फिर सबको देखो, सिर्फ मुगलों को क्यों देखना है? फिर तो सबको देखो, अंग्रेजों को भी देखो, फिर अपने आके राजाओं को भी देखो, मुगलों को भी देखो, सबको देखो, तब समझ में आएगा। राइट, बहुत सिलेक्टिव ये लोग बिल्कुल vision वो रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपने रावण की बात करी ऑफ द ट्रैक, आरएसएस की भी कोई ऐसी पेंटिंग की बात होती है कि उनके कोई ऐसा इलस्ट्रेशन उन्होंने हाँ, मेरी किताब है उसने गांधी को क्यों मारा, उसमें मैंने उसको यूज भी किया है। दरअसल गोडसे एक अखबार निकालता था अग्रणी, जिसको शुरू करने के लिए सावरकर ने उस जमाने में 25,000 रुपए दिए थे, और तो मतलब नेचुरली वो उनका ही एक तरह से अखबार था, और उसका जो हेडर आता था उस पर सावरकर की तस्वीर आती थी और सारा कुछ होता था। तो उसमें एक कार्टून छपा था दशहरे के अवसर पे, जिसमें रावण है, रावण का जो मेन हेड है उसमें गांधी हैं, और बाकी जो हेड्स हैं उसमें नेहरू भी हैं, सरदार पटेल भी हैं, डॉक्टर अंबेडकर भी हैं, और सुभाष चंद्र बोस भी हैं। हालांकि बहुत लोग कहते हैं ये सुभाष जी की तस्वीर नहीं है, लेकिन देख के कोई भी समझ सकता है अगर खुली आंख से देखोगे। तो मतलब जो भी कांग्रेस और उससे जुड़े हुए या एंटी आरएसएस लीडर्स हैं जो उस समय अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, उन सब की तस्वीरें हैं। और नीचे दिखाई देते हैं विनायक दामोदर सावरकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनके हाथ में बंदूक, हाथ में तीर है, धनुष तीर है, और जो उनको हिट कर रहे हैं। ये वो कार्टून है, ये वो कार्टून। जी बिल्कुल, मैं आपको उसका फोटो भी भेज दूंगा या आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएगा। लगा भी जी देंगे बिल्कुल, दर्शकों हाँ, मैं के चाहूंगा लिए वो देखें। हाँ हाँ जी, हाँ जी। ये आरएसएस इतना और मजेदार बात यह है कि अंग्रेजों को उसमें कहीं नहीं दिखाया गया है। अंग्रेज उनके लिए रावण नहीं थे, उनके लिए रावण गांधी, नेहरू, पटेल, मौलाना, सरदार साहब, ये सारे लोग थे। ये सारे लोग थे। वही ना, ये आरएसएस इतना सामने, मतलब ये खुल के सामने क्यों नहीं आ पाती है? जो भी इनका एजेंडा भी होता है, अपनी रजिस्ट्रेशन तक नहीं ये लोग कराते, हर चीज से अपना पल्ला क्यों झाड़ते फिरते हैं? देखो, आरएसएस एक बहुत मजेदार तरीके से बनाया हुआ संगठन है। जैसे हमारे मोदी जी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी सारे नेहरू की होती है, तो ये आरएसएस से ही उन्होंने सीखा है। आरएसएस कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, आरएसएस के कुछ लोग पकड़े गए थे पैसे वैसे लेते हुए, उसमें बीजेपी के जो उस जमाने के अध्यक्ष थे वो भी पकड़े गए थे और लोग पकड़े गए थे। आरएसएस ने तुरंत कह दिया कि ये हमारे मेंबर नहीं है, एंड यू कैन डू नथिंग अबाउट दैट बिकॉज दे डोंट मेंटेन अ मेंबर लिस्ट। किसी को भी ये कह सकते हैं कि वो हमारे मेंबर नहीं है, क्योंकि कोई मेंबर लिस्ट नहीं रखते हैं। आरएसएस के करोड़ों रुपए आते और जाते हैं, इतने बड़े बड़े महल जैसे ऑफिस बने हैं, बट आरएसएस इज नॉट रजिस्टर्ड। नरेंद्र मोदी क्लेम करते हैं कि आरएसएस दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ है। मैं आपसे कहता हूं कि दुनिया का सबसे छोटा एनजीओ बनाने की कोशिश कीजिए। कागज के पेट भरते भरते आपका दिमाग खराब हो जाएगा। आपको बाइलाज बनाना पड़ेगा, मेंबर्स बनाने पड़ेंगे, ये करना पड़ेगा, वो रजिस्ट्रेशन इनकम टैक्स में कराना पड़ेगा, सब कराना पड़ेगा। लेकिन जो दुनिया का सबसे बड़ा रजिस्ट्रेशन है, लेकिन जो दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ है, वो अमेरिका में तो रजिस्टर्ड है, यहाँ क्योंकि वहां आपको 3.5 करोड़ रुपए देना है अपनी एडवोकेसी कराने के लिए। इंडिया में वो रजिस्टर्ड नहीं है। और क्या कहते हैं हमारे मोहन भागवत कि हिंदू धर्म भी तो रजिस्टर्ड नहीं है। बिल्कुल रजिस्टर्ड है। हम पैदा होते हैं, जो हमारा बर्थ सर्टिफिकेट मिलता है वहीं रजिस्टर हो जाता है। डेटा कैसे दिया जाता है इस देश में? हिंदू कितने हैं, मुसलमान कितने हैं, सिख कितने हैं, ईसाई कितने हैं? रजिस्टर्ड है तभी तो डेटा दिया जाता है। मैं कह दूं मैं मुसलमान हूं तो कोई मान लेगा, मैं कह दूं मैं सिख हूं तो कोई मान लेगा। भाई एज अ हिंदू अगर मैं रजिस्टर्ड हूं तो मैं हिंदू ही माना जाऊंगा। यहां तो नास्तिक भी नहीं मानते, यहां तो आपको हिंदू ही माना जाएगा। तो आप रजिस्टर्ड हैं, लेकिन आरएसएस रजिस्टर्ड नहीं है। तो आरएसएस के साथ सबसे बड़ी खूबी यह है कि दे हैव नो मेंबर लिस्ट। गोडसे जो है, उसके भाई ने जेल से निकलने के बाद कहा था कि हम लोगों ने आरएसएस कभी छोड़ी ही नहीं।
वी वर ऑलवेज अ मेंबर ऑफ आरएसएस। और आरएसएस कह देता है कि गोडसे हमारा मेंबर ही नहीं था, क्योंकि कोई मेंबरशिप लिस्ट नहीं है। जब आरएसएस के ऊपर बैन लगा था तो इनके ऊपर शर्तें रखी गई थी बाकायदा। सरदार पटेल ने शर्तें रखी थी, जिसमें बाइलाज बनाने की बात थी, जिसमें रजिस्ट्रेशन कराने की बात थी, जिसमें संविधान बनाने की बात थी। पटेल साहब की डेथ हो गई और बाद में इनके ऊपर से बैन हट गया, लेकिन इन्होंने पटेल साहब से किया हुआ अपना वादा कभी पूरा नहीं किया। और यह आपको तब करना होता है जब आपको फेयर तरीके से प्ले नहीं करना होता है। अगर आपको फेयर प्ले करना है तो आप अपना सही नाम बताओगे, रजिस्ट्रेशन कराओगे, पैन कार्ड भी रखोगे, आधार कार्ड भी रखोगे, गाड़ी भी रजिस्टर कराओगे, सब कुछ करोगे, इनकम टैक्स भी दोगे, बिजनेस कर रहे हो जीएसटी भी दोगे। बहुत लोग होते हैं ना, कहते हैं यार टैक्स ले लो, टेंशन नहीं चाहिए। तो वो फेयर तरीके से काम कर रहे होते हैं। लेकिन जब आपको फ्रॉड करना होता है तो क्या होता है, आप एक फर्जी पैन बनवाओगे या वो भी नहीं बनवाओगे, अपना नाम छुपाओगे, अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाओगे, आप दुनिया के सामने अपना सही चेहरा लेकर नहीं जाओगे। तो इन्हें क्या करना है मुझे कहने की जरूरत नहीं है। रजिस्टर्ड होने में क्या दिक्कत है मैं नहीं जानता। अगर 5 लाख रुपए के नेटवर्थ वाली एक कंपनी को अपना सारा हिसाब किताब देना पड़ता है, अगर बच्चों के एजुकेशन के लिए काम करने वाले एक एनजीओ को अपना सारा हिसाब किताब करना होता है, तो दुनिया की हर फील्ड में एक्टिव आरएसएस से जिसके पास करोड़ों रुपए आते जाते हैं, कोई हिसाब किताब टैक्स ये सरकारें क्यों नहीं लेती हैं? ये एक बड़ा सवाल है। और ये सिर्फ मोदी पे सवाल नहीं है, कांग्रेस के लोग कहते हैं, तो मैं उनसे भी पूछता हूं कि 70 साल आपका शासन था, आपने जबरदस्ती रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं करवाया? आपने क्यों अलाउ किया उनको जैसे फंक्शन कर रहे थे वैसे फंक्शन करने के लिए? आप भी उतने ही दोषी हैं। आपने कुछ नहीं किया होता। बैनिंग के मैं खिलाफ हूं। मैं नहीं चाहता हूं कोई किताब बैन हो, मैं नहीं चाहता हूं कि कोई संगठन बैन हो। बैनिंग से कुछ नहीं होता है। लेकिन जो काम कर रहा था उसको फेयर तरीके से रजिस्टर तो कराते। कहते भैया तुम्हारे ऑफिस बने हुए हैं, तुम्हारे पैसे हो रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हो, जगहें बुक करा रहे हो, इसके पैसे पेमेंट कर रहे हो, व्हाई डोंट यू रजिस्टर योरसेल्फ? सही रूल्स में एज अ एनजीओ या एज कुछ भी जो भी था, कंपनी एनजीओ जैसे भी कराना था, उसमें रजिस्टर क्यों नहीं करवाया? करवा लिया होता आज हमारे लिए बड़ा आसान हो जाता। बिल्कुल एग्जैक्टली मतलब यही एक नेक्स्ट क्वेश्चन तो यही आता है कि क्यों कांग्रेस ने भी अब तक उन्होंने देखो सबको फायदा मिलता रहा। आरएसएस ने कांग्रेस को भी फायदा पहुंचाया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है। कांग्रेस के जीन में, कांग्रेस के पूरे मेक में सांप्रदायिकता नहीं है, ये मैं जानता हूं। उसके बावजूद होता क्या था कि चूंकि बीजेपी तब इतनी बड़ी ताकत नहीं हुई थी या जनसंघ इतनी बड़ी ताकत नहीं हुई थी कि वो देश में सत्ता बना पाती, और सत्ता के साथ आरएसएस जुड़े रहना चाहती थी, तभी तो सारे गोरख धंधे चलते। तो कांग्रेस के भी कुछ लोगों को इसने या अपने कुछ लोगों को कांग्रेस में रखा या कांग्रेस के कुछ लोगों के लिए भी इन्होंने काम किया और किसी तरह से अपने आप को उससे अलग रखा। दूसरा, हिंदुओं का रिप्रेजेंटेटिव बताया। तो ये डर कांग्रेस को हमेशा रहा कि कहीं इनके साथ कुछ करेंगे तो हिंदू न नाराज जाए। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं। कश्मीर के एक कांग्रेसी चीफ मिनिस्टर थे, उनका मेमायर है, उसमें उन्होंने इंदिरा गांधी से कहा कि यू शुड बैन जमात इस्लामी इन कश्मीर। अभी जमात इस्लामी को लेकर बहुत कुछ आ रहा है, और मैं यहां पे ये भी आपके दर्शकों को बता दूं कि जमात इस्लामी हिंद अलग है और जमात इस्लामी कश्मीर अलग है। जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग हुए तो जमात इस्लामी 2 हिस्से में बटा। जमात इस्लामी हिंद अलग बना, जमात इस्लामी पाकिस्तान अलग बना। लेकिन कश्मीर वाले फैक्शन ने अपने आप को जमात इस्लामी हिंद और जमात इस्लामी पाकिस्तान दोनों से अलग रखा, और जमात इस्लामी कश्मीर है वो, और उसको लेकर मेरे भी अपने सवाल हैं। तो उन्होंने कहा इनको बैन किया जाए क्योंकि ये रेडिकलाइजेशन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो आता है कि इंदिरा जी ने जवाब दिया कि इफ आई विल बैन जमात इस्लामी आई विल हैव टू बैन आरएसएस। तो कट्टरपंथी संगठनों को जिस तरह से बैन तो मैं नहीं कहूंगा, फिर से मैं नहीं कहूंगा, जिस तरह से कम रेगुलेट करने की जरूरत थी वो रेगुलेशन नहीं किया गया, और उसका नुकसान दोनों तरफ हुआ। उधर भी रेडिकलाइजेशन फैलाने वाले आजाद घूमते रहे, इधर भी रेडिकलाइजेशन फैलाने वाले आजाद घूमते रहे। अभी जो अजीत डोभाल की जो स्टेटमेंट आई है, आप उससे कितना इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं, अजीत डोभाल जो है वो डेटा दे रहे हैं, केवल स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं। वो बाकायदा डेटा दे रहे हैं कि इतने सारे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत गिरफ्तारी हुई है, और उसमें से 80% हिंदूज हैं, 20% नॉन हिंदूज हैं, या उसमें मुस्लिम्स हैं, या जो भी हैं। देखिए, एक तो पॉपुलेशन हमारी ज्यादा है, हिंदू ज्यादा है, तो गद्दार उनमें ज्यादा होंगे। और दूसरी बात यह है कि
ये भी बड़ा अजीब लगेगा आपको कि आज़ादी के बाद लंबे समय तक जो सेंसिटिव पोस्टिंग्स होती हैं, जो देश की सुरक्षा से या सीक्रेट से जुड़ी हुई पोस्टिंग्स होती हैं, बाकायदा इस पर काम है, उनसे मुसलमानों को दूर रखा गया। बहुत ज़्यादा उनके ऊपर भरोसा नहीं किया जा रहा था। ये मान के चला जा रहा था कि प्रो पाकिस्तान एलिमेंट्स हो सकते हैं वगैरह वगैरह। तो जो वहाँ पर होगा वही तो गद्दारी करेगा। और बहुत सीधी सी बात है कि इस देश में जितना हिंदू देशभक्त है उतना ही मुस्लिम भी देशभक्त है। वो पहले हिंदुस्तानी है। मैं बार बार कहता हूं कि जब वो बाहर जाता है, अब ईरान के बारे में आप देखिए, कहा जाता है कि हिंदुस्तानी जब वहां जाते हैं तो उनको बहुत इज्जत से प्यार से बिठाया जाता है, पाकिस्तानी जाते हैं तो उनको बेइज्जत किया जाता है। कौन से हिंदुस्तानी ईरान जाते हैं? 99% तो मुसलमान ही जाते होंगे। ईरान कोई ऐसी जगह है नहीं जहां टूरिज्म के लिए बहुत सारे लोग जाए। शिया लोग जाते होंगे, बाकी जाते होंगे, तो मुसलमान ही जाते होंगे। तो हिंदुस्तानी मुसलमान और पाकिस्तानी मुसलमान में वही फर्क हो गया। तो हिंदुस्तानी मुसलमान पहले हिंदुस्तानी है, फिर वो मुसलमान है। ये 90% से लेके 95% तक की कहानी है। 5% हर जगह गड़बड़ होते हैं। और हिंदुस्तानी जो हिंदू है वो भी इंसान है। तो पैसे से हो या दूसरे हनी ट्रैप से हो, उससे किसी को भी बनाया जा सकता है। और मैं इससे ये नहीं कह रहा हूं कि हिंदू गद्दार होते हैं, ये बेवकूफाना बात होगी। बात ये होती है कि मुसलमान होने की वजह से कोई गद्दार नहीं होता। गद्दार होने की दूसरी वजूहात होते हैं, दूसरे रीजन्स होते हैं गद्दार होने के। मैं आपको प्रदीप कुरूलकर का एग्जांपल दूं। प्रदीप कुरूलकर पुणे के रहने वाले हैं, 3 पीढ़ियों से आरएसएस में हैं। उनकी तस्वीरें हैं आरएसएस में ट्रम्पेट बजाते हुए, भाषण देते हुए। डीआरडीओ के साइंटिस्ट हैं, कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है। जाहिर तौर पे उनकी फैमिली जो होगी वो वेल रेस्पेक्टेड होगी और सारा कुछ होगा पुणे के अंदर। हनी ट्रैप में फंस गए। कोई लड़की बन के या कोई लड़की जो है वो पाकिस्तानी जो है उनको मैसेज कर रही थी, वीडियोस भेज रही थी, फोटो भेज रही थी, फंस गए बेचारे। और फंस गए तो जानकारियां दे दी, देशद्रोही हो गए। तो ये जो ह्यूमन प्रॉब्लम्स हैं वो किसी के अंदर हो सकती हैं। वो तो आरएसएस के थे जो कि संस्कार सिखाने की बात करता है और क्या क्या सिखाने की बात करता है। ध्रुव सक्सेना पकड़ा गया था भोपाल में, कहा गया कि बीजेपी आईटी सेल का वो मेंबर था। बाद में कह दिया बीजेपी ने कि हमारा कोई लेना देना नहीं था, लेकिन वो आईटी सेल का मेंबर था, ये कहा गया। पकड़ा गया, वो पैसों के लिए कर रहा था। तो किसी भी चीज के लिए कोई भी हो सकता है। अब डोभाल साहब में जो मजेदार बात यह है कि डोभाल साहब जब आया तो उसके बाद कहते हैं कि ये डीप फेक से बनाया गया है। तो ही इज 80+, हो सकता है मेमोरी लॉस हो गई हो। लेकिन मेरा सवाल दूसरा है कि अगर इस देश के एनएसए का वीडियो डीप फेक बना दिया जा रहा है और बनाने वाला पकड़ा नहीं जा रहा है, तो हमारा आपका तो क्या कहिए। हमारा आपका बना जाएगा तो ये बेचारा साइबर सेल वाले क्या करेंगे? जब एनएसए के लिए नहीं पकड़ पा रहे तो हमारे लिए कहां से पकड़ेंगे? ये तो फिर से वापस सवाल, फिर से एक बार साइबर जाहिर तौर पे पहले आपकी नेशनल बॉर्डर सिक्योरिटी पे आपके सवाल उठे, अब इस पे भी बिल्कुल। अगर एनएसए का बन सकता है और इस देश की साइबर सिक्योरिटी कुछ नहीं कर सकती है, रोक नहीं सकती है, या पता नहीं लगा सकती है किसने बनाया, तो हम आप किस खेत की मूली हैं? राइट, बट वो डीप फेक है नहीं। नहीं, वो तो 2014 का वीडियो है और बाकायदा पूरा यूट्यूब पे अवेलेबल है। मैंने पूरा ही वीडियो लगभग देखा है और उसमें ठीक ठाक बातें की हैं डोभाल साहब ने। राइट सर, लास्ट 2 क्वेश्चंस। एक तो आप ये बताइए, प्रधानमंत्री ने जब अपने अभी यही रामनाथ गोयनका वाले लेक्चर में जब उन्होंने बात करी गुलामी की, कि हमें गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलना है, तो एक तो बताइए कि गुलामी और भक्ति आपको कहीं साथ साथ जाते नजर? गुलामी की सबसे बड़ी मानसिकता तो यही है कि एक बिहार के बच्चे का मैं इंटरव्यू देख रहा था, तो वो साफ साफ कह रहा था कि कोई डेवलपमेंट नहीं है, नौकरी करने के लिए बाहर जाना पड़ता है, फला करना पड़ता है, ढिमला, दुनिया भर की जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं सब बता गया। देन उससे पूछा गया कि वोट किसको दोगे, तो उसने कहा वोट तो हम मोदी जी को देंगे, इसी सरकार को हम वोट देंगे। तो सबसे बड़ी गुलामी तो ये गुलामी है। सबसे बड़ी गुलामी होती है अपनी कमजोरी का गुलाम होना, अपनी कमजोरी को पहचानना नहीं, उससे लड़ने की ताकत नहीं पैदा करना। सबसे बड़ी गुलामी होती है कट्टरता की गुलामी। अभी देखिए उमर का एक वीडियो, उमर खालिद की बात नहीं कर रहा हूं, ये जो डॉक्टर उमर है इसका एक वीडियो हुआ, वो वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो जान देने को जो है फिदाइन हमला जिसको कहते हैं उसको वो जस्टिफाई कर रहा है, जबकि इस्लाम में साफ लिखा हुआ है कि आत्महत्या करना या किसी बेगुनाह को मारना ये सवाब नहीं, ये तो बहुत बड़ा अपराध है। आप आश्चर्य करेंगे कि इस्लाम में जो आत्महत्या करता है उसका नमाज जनाजा भी नहीं पढ़ा जाता, उसको कब्रिस्तान में किसी और एक कोने में उसको दफन किया जाता है, मेन स्ट्रीम में दफन नहीं किया जाता है। लेकिन रेडिकलाइजेशन उससे क्या करवा रहा है, कट्टरपंथ उससे क्या करा रहा है, जो इस्लाम के खिलाफ है उसको इस्लाम के नाम पर करने के लिए प्रेरित कर रहा है। यही हाल इन भक्तों का है, यही हाल लिंचर्स का है, यही हाल इस सरकार के उन भक्तों का है। वो सारा कुछ ऐसा कर रहे हैं जो कहीं हिंदू धर्म नहीं सिखाता है। जहां हम सिखाते हैं सर्वे सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, उसमें सर्वे है,
इस सर्वे में कोई माइनस नहीं है, ना मुसलमान माइनस है, ना ईसाई माइनस है, ना लंका का माइनस है, ना पाकिस्तान का माइनस है। सर्वे मतलब सब, इस धरती पर रहने वाला हर व्यक्ति सुखी हो, सभी कायदे से देख सके, सभी को किसी तरह का कोई दुख ना हो, सभी स्वस्थ रहें। जिस धर्म में यह लिखा हुआ है वहां आप जो है अपने ही देश के अंदर सिखों को खालिस्तानी बना रहे हो, मुसलमानों को पाकिस्तानी बना रहे हो, कश्मीरियों को दुश्मन बना रहे हो। जहां लिखा हुआ है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, वहां किसी महिला को आकर आप गंदी से गंदी बातें कर रहे हो, घटिया से घटिया लिख रहे हो, सिर्फ इसलिए कि वो आपकी विचारधारा की नहीं है, सिर्फ इसलिए कि वो मोदी जी की समर्थक नहीं है। और ये सब किस नाम पे कर रहे हो? हिंदू धर्म के नाम पे कर रहे हो। तो आप तो हिंदू हो ही नहीं, आपको हिंदू धर्म की किसी नैतिकता के बारे में पता ही नहीं है। लेकिन आप चूंकि सत्ता के समर्थक हो और सत्ता ऐसी ही विचारधारा को आगे बढ़ा रही है, इसलिए आप लगातार क्या कर रहे हो? लगातार उसी चीज को प्रैक्टिस किए जा रहे हो जो बेसिकली एंटी रिलीजन है, जो बेसिकली आपके धर्म के खिलाफ है। नए नए बाबा और गुरु पैदा हो गए हैं, ये एक पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, ये बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं। इस देश में संविधान है और संविधान हमारा अभी तक तो सेकुलर है, और यहां पर मुस्लिम राष्ट्र की मांग करना एक अपराध है, एग्री। खालिस्तान की मांग करना अपराध है क्योंकि खालिस्तान सिख राष्ट्र की बात करता है, एग्री। ईसाई राष्ट्र की मांग करना गलत है क्योंकि ईसाई धर्म पर हमारा देश किसी धर्म पर आधारित नहीं है, एग्री। फिर हिंदू राष्ट्र की मांग करना सही कैसे है? क्या वो संविधान के खिलाफ नहीं है? लेकिन हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले को हमारे टीवी चैनल दिखाते हैं, उनको आदर्श की तरह पेश किया जाता है, और कुछ लोगों को इसलिए गिरफ्तार किया जाता है कि वो कथित तौर पर मुस्लिम राष्ट्र बनाने की प्लानिंग कर रहे थे। भले 20 साल बाद उनको रिहा कर दिया जाए कि कोई सबूत नहीं था। तो ये जो गुलामी है, इस गुलामी से जब तक मुक्ति नहीं मिलेगी, और इसी गुलामी से मुक्ति की जरूरत है। अंग्रेजों से तो गुलामी से मुक्ति मिल गई हमको। आरएसएस बीजेपी थी नहीं उस जमाने में, लेकिन आरएसएस हिंदू महासभा ने उसमें कोई रोल नहीं निभाया। सेकेंड वर्ल्ड वार से लेके पूरे टाइम पर अंग्रेजों के साथ खड़े रहे, उसके बावजूद हमने लड़के आजादी ले ली। और जब एक बार आजादी ले ली तो हमारे फोर फादर्स ने यह तय किया कि जो हुआ सो हुआ, हम किसी को गद्दार नहीं कहेंगे। सोचिए अगर नेहरू ने उस जमाने में रोज आरएसएस को गद्दार कहना शुरू कर दिया होता तो इनके लिए सर छुपाना मुश्किल हो जाता। लेकिन नेहरू ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी अपनी मिनिस्ट्री में बिठाया, किसी को गद्दार नहीं कहा, हुआ कि जो हो गया सो हो गया, चलो मिलजुल के एक नया देश बना है। और आज ये गुलामी की बात कर रहे हैं। राइट मतलब ये तो सीधा सीधा ये कंपैरिजन भी हमें दिखता है कि एक पाकिस्तान और एक हिंदुस्तान एक ही टाइम पे स्टार्ट हुआ और उनका हश्र और मैंने तानाशाहों पे किताब लिखी है। आप नेहरू के टाइम में जितने देश आज़ाद हुए हैं 40s में, 50s में, इवन 30s में, देखिए हर जगह तानाशाही लागू हुई। इस देश की ये खूबी है कि उस दौर में कांग्रेस के पास इतना जबरदस्त बहुमत था कि अगर वो चाहती तो सिर्फ एक रूल ही तो बनाना था कि कांग्रेस विल बी द ओनली पार्टी ऑफ द कंट्री, जैसे मुस्लिम लीग वहां पर थी, एंड ओनली कांग्रेस कैन रूल द पार्टी, रूल द नेशन। हो गई तानाशाही, और क्या करना था। लेकिन नहीं किया। 2-2, 4-4 सीटें आती थी, लेकिन सबको लड़ने दिया जाता था, सबको इज्जत दी जाती थी। और यही चीज इमरजेंसी में भी की जा सकती थी कॉन्स्टिट्यूशन के साथ चेंजेस, बट वो बिल्कुल नहीं किया गया। वो चाहती कि अगले 10 साल तक कोई चुनाव नहीं होगा, नहीं होता, कौन करा लेता। भाई लोगों को जेल में डाल ही दिया था, कुछ दिन में लोग खामोश हो जाते, लेकिन नहीं किया ना। राइट सर, आपकी बुक से शुरुआत करी थी, एंड भी आपकी बुक से ही करेंगे। 20वीं सदी के तानाशाह, खुदा ना खास्ता 21वीं सदी के तानाशाह के ऊपर अगर लिखना पड़े तो आप जरूर लिखूंगा, आज नहीं तो कल जरूर लिखूंगा अगर लिखना पड़ेगा। लेकिन 20वीं सदी के तानाशाह बेसिकली आपको वो विंडो देते हैं जिससे आप 21वीं सदी के तानाशाहों का चेहरा बहुत साफ साफ पहचान सको। जो तमाम सारे ये नाटक इस मानसिकता से गुलामी, उस मानसिकता, और ये पूरी दुनिया में चल रहा है, पूरी दुनिया में इसी तरह की बातें चल रही हैं, रिवाइवल की बातें चल रही हैं। यूरोप में अगर आप देखो तो वहां चलता है कि जो हमारे यहां बाहर से लोग आए हुए हैं उनको बाहर करो। भाई नौकरियां खा गए आपके लोग, पैसा सारा खा गए आपके लोग, बाहर से लोग गए क्यों आपके यहां? क्योंकि बाहर लोगों को आपने कायदे से रहने नहीं दिया। आपने अफ्रीका को लूटा तो अफ्रीकन भाग भाग के आपके यहां गए, बहुत सारे तो लेबर की तरह आपके यहां ले जाए गए। आपने मिडिल ईस्ट में जो बहुत पीसफुली कंट्री सर्वाइव कर रही थी वहां पे बम गिराए तेल की लूट के लिए, तो लोग भाग के आपके यहां रहने गए और आप अब उनको जो है बाहर निकाल रहे हो, और वो नया नेशनलिज्म है। ऐसे ही हमारे यहां मुसलमान, ईसाई, सिख, साउथ इंडियन, फलां ढिमका, सबको लगातार, आपने बहुत अच्छा वर्ड यूज किया, अदरिंग के प्रोसेस से उनको लगातार अदर बनाया जा रहा है। कहाँ तो सबको अपना बनाने की बात थी, अदर बनाया जा रहा है। तो तानाशाही के यही सब प्रतीक होते हैं, और एक आदमी को ऐसा दिखाया जा रहा है कि उससे तो कोई गलती हो ही नहीं सकती। आपके एक्सपोर्ट्स लगातार जो है घटते चले जाएं, इंपोर्ट्स बढ़ते जाएं, लेकिन डंका बज रहा है। दुनिया भर में आपकी बेइज्जती हो, ट्रंप 50 बार ये बात कह दे कि मैंने धमकी दे के लड़ाई रुकवाई, लेकिन आपका डंका बज रहा है।
आप अपने लोगों को यहाँ से ले जाकर हाउडी मोदी करवाओ या पैसे दे के हाउडी मोदी करवाओ, लगे डंका बज रहा है। डंका बजने का मतलब तो तब होता ना कि जब हम अपना पासपोर्ट लेके जाते यूरोप में और जो इमिग्रेशन ऑफिसर था वो ये पूछने के बजाय कि रिटर्न टिकट है कि नहीं, हमसे कहता वेलकम टू स्पेन या वेलकम टू फिनलैंड। कोई नहीं कहता। कोई नहीं कहता। डंका बजना अगर आपको जानना है तो अपना पासपोर्ट लीजिए, पहले तो वीज़ा अप्लाई करके देख लीजिए, और एक बार अगर वीज़ा मिल जाए तो यूरोप जाइए और देखिए इमिग्रेशन ऑफिसर आपके साथ कैसा बिहेव करता है। चाहे आप कितना भी शानदार सूट पहन कर गए हो, चाहे आपके बैंक में कितना भी पैसा हो, आपके समझ में आ जाएगा डंका कितना बज रहा है। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। और भी बहुत सारी बातें करने का मन कर रहा है, बट ये है कि उसके लिए पार्ट 2 हमें करना पड़ेगा। जरूर, आप जब बुलाएंगे मैं आऊंगा। बहुत मजा आया आपके साथ बात करके। बहुत मजा आया, और मैं सही बता रही हूँ इसलिए क्योंकि फ्लो में चल रहा है और अभी टाइम का कंस्ट्रेंट है तो मैं यहाँ पे रोक रही हूँ, अदरवाइज मेरा मन नहीं कर रहा कि ये पॉडकास्ट अभी खत्म हो जाए। चलिए, तो बट थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। Thanks for inviting. लवली कॉन्वर्सेशन, और आई एम प्रीटी श्योर, और कुछ तो मेरे जो अभी जैसे कुछ सवाल ऐसे थे जो जहन में एकदम से उठे, वो सारे भी क्लियर। अच्छी बातचीत की यही खूबी होती है और अच्छे खाने की यही खूबी होती है कि पेट भरने से पहले जब लगे कि 2 रोटी और खा सकते हैं तो खाना बंद कर देना चाहिए, और बोर होने से पहले बातचीत भी बंद कर देनी चाहिए। बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।